Join our free NCLEX RN program today. Get free live classes, free boot camp, mock tests, and 50% off OET training. Enroll today. ओके सो आज का हमारा टॉपिक जो है वो हम 3 टॉपिक कवर करेंगे उसमें, जिसमें जो है वो फर्स्ट टॉपिक हमारा एओर्टिक स्टेनोसिस होगा, सेकंड जो है वो एओर्टिक डायसेक्शन होगा और फिर जो है वो हम वॉल रिप्लेसमेंट को कवर करेंगे। ये 3 टॉपिक आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है एओर्टिक स्टेनोसिस, डेफिनेशन देखेंगे हम। एओर्टिक स्टेनोसिस की डेफिनेशन क्या है? स्टेनोसिस जहाँ पे भी वर्ड आता है उसका मतलब होता है नैरोइंग, या जो है वो किसी चीज़ का ल्यूमन कम हो जाना। ल्यूमन बोलते हैं डायामीटर, ठीक है। डायामीटर जितनी भी गोल चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल पाइप है या हमारे ब्लड वेसल हैं या कोई भी वॉल्व है, उसके अंदर की जो है वो जो रास्ता होता है उसका तंग हो जाना, उसको हम स्टेनोसिस बोलते हैं, ठीक है। आप पर्टिकुलरली हम यहाँ पे एओर्टिक स्टेनोसिस पढ़ रहे हैं, तो एओर्टिक स्टेनोसिस का मतलब क्या है? जो एओर्टिक वॉल्व है हमारा, जो है उसकी स्टेनोसिस हो जाती है, ठीक है। उसका नैरो हो जाता है रास्ता, ठीक है। उसकी मल्टीपल रीजन होती हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले कौन हमें थोड़ा सा रिवाइज कराएगा कि कौन कौन से वॉल्स होते हैं हमारे हार्ट में? 4। सर 4 ऐसे नोड एवी जी, कौन बता रहा था? बाइकस्पिड सर, ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी वॉल, सही। और एओर्टिक, ठीक है। आज हम कौन सा, ठीक है। तो जो 4 हमारे वॉल थे वो कौन कौन से थे? बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड और एओर्टिक और जो है पल्मोनिक, ठीक है। हाँ, ठीक है। हम कौन सा पढ़ रहे हैं? एओर्टिक वाला पढ़ रहे हैं। एओर्टिक वॉल कहाँ से होता है? जहाँ से हमारी अयोर्टा स्टार्ट होती है, ठीक है। अयोर्टा हमारी लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी है, ठीक है। जहाँ से वो स्टार्ट होती है उसके स्टार्टिंग पे जो है वहाँ पे वॉल्व लगा होता है। वॉल्व का जहाँ पे भी वॉल की बात आती है वहाँ पे उसका मतलब क्या होता है? कि कोई भी ऐसी चीज जो कि वन वे फ्लो को जो है वो मेंटेन कर रही है, उसको हम वॉल्व कहते हैं, ठीक है। तो एओर्टिक स्टेनोसिस का मतलब है कि वो वहां से एओर्टा स्टेनोसिस होती है, ठीक है। और उसका वॉल स्टेनोसिस हो सकता है या एओर्टा इटसेल्फ स्टेनोसिस हो सकती है। रिजल्ट क्या होता है उसका? उसकी वजह से क्या क्या हर्डल्स आएंगी या क्या सिम्टम्स आएंगे या किस तरह से हमारा पेशेंट जो है वो अफेक्ट होगा? तो उसमें सबसे पहले क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल मस्ट पंप हार्डर, ठीक है। एक चीज जो है वो पहले वाइट थी, उसके अंदर से जो है वो हार्ट को कम जो है वो एफर्ट लगाना पड़ रही थी पुश करने के लिए, लेकिन अब वो तंग रास्ता है, उसमें से जो है वो ब्लड को पुश करने के लिए हमारे हार्ट को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, हार्डली काम करना पड़ता है, हार्ड पंप करना पड़ता है, तब जाके उसमें से जो है वो ब्लड गुजर पाता है, ठीक है। जिसकी वजह से फिर नेक्स्ट क्या इफेक्ट आता है? इंक्रीज हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर, ठीक है। जितना जो है वो आगे जो है वो रास्ता तंग है, उतना ही पीछे जो है वो प्रेशर बिल्डअप होता जाएगा। पीछे एओर्टा के बैक साइड पे क्या चीज होती है हमारी? कहाँ से ब्लड आ रहा होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो, जी, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो है वो प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है। स्क्रीन शो नहीं हो रही, अमीना, ठीक है। बाकी सबको हो रही है? सर हो रही है। सर आ, आपका इंटरनेट का कोई इशू होगा, आप थोड़ा सा स्टेबल इंटरनेट जो है वो उसको अप्रोच करें तो आप लोगों को शो होना शुरू हो जाएगी। हम रीज्वाइन करते हैं, मे भी हो जाए। जी, ठीक है। तो ये नेक्स्ट हमारे पास क्या उसमें जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी। हाइपरट्रॉफी का क्या मतलब होता है? साइज में बड़े हो जाना किसी चीज का, ठीक है। हमारी बॉडी जो है वो अल्लाह ने जो है वो बड़े ही क्या कहते हैं, अफेक्टिव वे में या बड़े ही स्मार्ट वे में डिजाइन की है कि जिस भी चीज को ज्यादा हार्ड
काम करना पड़ता है, वहाँ की मसल जो होते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि जिम करने वाले लोग जो है जब जिम जाके करते हैं तो उनके बाजुओं के मसल जब ज़्यादा यूज होते हैं तो उनके मसल बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी को एक सिग्नल जाता है कि अब इतने मसल, जो थोड़े मसल थे उनसे जो है वो ये काम इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा, मुझे ज़्यादा मसल चाहिए, तो वहाँ पे मसल ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जब पहले एओर्टिक स्टेनोसिस नहीं थी तो उस कंडीशन में क्या था कि नॉर्मल जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल था। अब उसकी हाइपरट्रॉफी क्यों हुई है? वो इस वजह से हुई है क्योंकि उसको हार्ड पंप करना पड़ रहा है, ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, उसको ज्यादा पावर चाहिए। ज्यादा पावर कहाँ से आएगी? ज्यादा मसल से आएगी। जब ज्यादा मसल हो जाएंगे वहां पे तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होगा वो अपने साइज में बड़ा हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट जो होगा ना, नेक्स्ट वो जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो होगा रिड्यूस कार्डियक आउटपुट। एक बड़ा पाइप जो होता है या बड़ा जो ब्लड वेसल होती है, अगर वो खुली है तो उसके अंदर से ज्यादा ब्लड जाएगा, ठीक है। अब वो नैरोइंग होगी है, नैरो होगी है तो उसके अंदर से कम गुजरेगा। जितना कम ब्लड गुजर रहा है उतनी आपकी कार्डियक आउटपुट कम होती है, ठीक है। कार्डियक आउटपुट कल भी हमने डिस्कस किया था, क्या होती है कार्डियक आउटपुट? कौन बताएगा इसका? 1 मिनट में जितना ब्लड पंप करता है हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल, उसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। यस, वेरी गुड। अब ये निकालने का फार्मूला क्या होता है? निकालने का फार्मूला ये होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो 70 ml अप्रोक्सीमेटली एक बीट में जो है वो पंप करता है। एक बीट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, एक दफा कंट्रैक्ट होने में। और उस जितना हमारा हार्ट रेट आता है पर मिनट, फॉर एग्जांपल 60 है, 70 है, कितना है, उसके साथ जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो है वो उसको जो एक बीट में पंप कर रहा होता है उसको बेसिकली हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट जो होता है वो बेसिकली हमारी क्या होती है? कार्डियक आउटपुट होती है। अब क्योंकि पाइप नैरो है, अयोटा नैरो है, ठीक है, तो उसकी वजह से कम ब्लड वहां से गुजर रहा है, ठीक है। सर इस कितना वजह होता है एक स्ट्रोक में? एक्सक्यूज मी सर। जो नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो 70 to 75 ml पर बीट होता है, ठीक है। नॉर्मल की बात कर रहा हूँ मैं। फिर जिस तरह जो है वो हार्ट की मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं, मुख्तलिफ जो है वो डायग्नोसिस जो बनते हैं, अब नॉर्मल जो कंडीशन एक्सक्यूज मी सर, किसी का माइक ऑन है, पीछे इतनी डिस्टॉर्शन आ रही है, समझ नहीं आ रहा। जी जी। तो जितना ही जो है वो हार्ट अफेक्ट होगा मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स में, उनकी वजह से क्या होता है? कार्डियक आउटपुट जो होती है वो कंप्रोमाइज होती है, ठीक है। क्योंकि किसी कंडीशन में जो है वो हमारा जैसे कि हार्ट फेलियर है, उसमें जो है वो हार्ट पंप नहीं कर पा रहा होता इफेक्टिवली, ठीक है। अगर डिहाइड्रेशन है, ठीक है, तो उसमें उसके पास इतना हार्ट के पास उतना जो है वो प्री लोड नहीं आ रहा होता। प्री लोड का मतलब ये है कि ब्लड बॉडी में से घूम के उसके पास वापस नहीं आ रहा, या वॉल्यूम कम है। जितना वॉल्यूम कम है उतना कार्डियक आउटपुट कम होगी, उतना ही वो पंप आगे कम करेगा। तो इस वजह से जो है वो कार्डियक आउटपुट जो है वो डिफरेंट डिसऑर्डर्स में डिफरेंट हो सकती है, लेकिन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जो है वो, जिसको कोई डिजीज कंडीशन नहीं है, उनमें अप्रोक्सीमेटली 70 to 75 ml जो है वो पर ml जो है वो हमारा पर बीट जो होता है वो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। उसको मल्टीप्लाई बाय हम हार्ट रेट करते हैं तो हमारे पास कार्डियक आउटपुट निकल आती है। अच्छा, नेक्स्ट जो है जी, कौन कोई पूछना चाह रहा है कुछ? लोड आपने बताया, इसके बारे में दोबारा कहिएगा। प्री लोड मैं ये बता रहा था कि स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा ये होता है कि पर बीट एक दफा हार्ट के कंट्रैक्ट होने में कितने ml जो है वो आपका ब्लड जो है वो पुश हुआ है। उसको जब हम जितना हार्ट रेट होता है पर मिनट उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल कार्डियक आउटपुट आ जाती है, कि मतलब एक मिनट के अंदर टोटल जो है वो हार्ट ने कितना जो है वो पंप किया है ब्लड। तो इस तरह से ये हमारी कार्डियक आउटपुट निकलती है। अच्छा, एनक्लेक्स का टिप ये है यहाँ पे कि जब भी आपके पास एओर्टिक स्टेनोसिस आएगी तो आपने हमेशा ये सोचना है कि नैरोइंग, ठीक है। स्टेनोसिस जहाँ पे भी आएगी वो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए स्टेनोसिस टर्म जो है वो मेडिकल में सिर्फ और सिर्फ नैरोइंग के लिए यूज की जाती है।
पर्टिकुलरली हम यहाँ पे एओर्टा की स्टीनोसिस पढ़ रहे हैं, तो एओर्टा पीछे लगा हुआ है, तो इस वजह से हमें सोचना है कि एओर्टा स्टीनोसिस होगी, एओर्टा नैरो हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से हार्ड टू पंप ब्लड आउट, ठीक है, आगे रास्ता तंग है तो ज्यादा जोर लगा के पंप करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी कॉजेस क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है, कि जो है वो हमारे पास एओर्टिक स्टीनोसिस है तो उसकी काजेस क्या क्या हैं। कॉमन काजेस जो है वो एज रिलेटेड कैल्सिफिकेशन है, ठीक है। एज रिलेटेड कैल्सिफिकेशन क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है कैल्शियम और मिनरल्स जो है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं हमारे वॉल्स के ऊपर, ठीक है, टाइम के साथ साथ। सर जूम स्क्रीन, एक मिनट। अभी हो रहा है, सबको सही से नजर आ रहा है? जी सर। ओके। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है कैल्शियम और हमारे डिफरेंट मिनरल्स जो होते हैं वो सारे जो है वो हमारे वॉल्स पे, हमारी ब्लड वेसल्स पे जो है वो स्टिक होना शुरू हो जाते हैं और वक्त के साथ साथ जो है वो उसका ल्यूमेन को जो होता है वो नैरो करते जाते हैं। तो एओर्टा के ऊपर, एओर्टिक वॉल के ऊपर जैसे जैसे बिल्डअप होते जाएंगे वैसे वैसे एओर्टा का वॉल जो है वो तंग होता जाएगा और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एज रिलेटेड कैल्सिफिकेशन होगी और एओर्टा एओर्टिक वॉल जो होगा वो तंग हो जाएगा। दूसरी क्या काज बन सकती है, कंजेनिटल बाइकस्पेट एओर्टिक वॉल, ठीक है। जो एओर्टा का वॉल होता है वो 3 लेयर से बना हुआ होता है, बेसिकली 3 वॉल्स मिलके उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। मैं आपको पिक्चर में शो करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे आपको अच्छे से समझ आएगी। ये देखें, जो नॉर्मली वॉल्व होता है ना हमारा हमारा एओर्टा का, वो होता है इस तरह से, जहाँ पे मैंने कर्सर से जो है ना इसको सर्कल किया है। इसमें 3 जो है वो डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके, इन्होंने मिलके जो है ये एक वॉल बनाया है, ठीक है, जो कि वन वे फ्लो को कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन कॉन्जेनिटली कुछ लोगों में ये वॉल्व इस तरह का होता है कि 2 लेयर्स ही होती हैं इसमें, ठीक है, 2 पार्ट ही होते हैं इसके, ठीक है, थर्ड पार्ट इसमें नहीं है। तो जिन लोगों में कॉन्जेनिटली ये वाली प्रॉब्लम होती है, कॉन्जेनिटली बाइकस्पेड वॉल्व होता है, 2 लेयर्स वाला वॉल होता है, उनमें भी क्या होता है, एओर्टिक स्टीनोसिस होती है उनमें भी, ठीक है। उसके अलावा जो है वो नेक्स्ट हमारे पास काज क्या है, रोमेटिक हार्ट डिजीज, ठीक है। रोमेटिक हार्ट डिजीज क्या है, ये एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है, जिसमें जो है वो हार्ट के जो है वो क्या कहते हैं, एक तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है हमारे हार्ट के जो है वो वॉल्स के अगेंस्ट, जिसकी वजह से क्या होते हैं, हार्ट वॉल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे जब जो है वो इन्फ्लेमेशन और ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है, उस इन्फ्लेमेशन के दौरान जो है वो क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन के 5 कार्डिनल साइंस होती हैं, रेडनेस होती है, टेंडरनेस होती है, ठीक है, स्वेलिंग होती है। तो जिसके स्वेलिंग वाला पार्ट होता है ना, तो स्वेलिंग की वजह से जब हार्ट के वॉल की स्वेलिंग हुई हुई है तो दरमियान में जो रास्ता है वो तंग हो जाएगा, तो इस वजह से भी क्या होगा, एओर्टिक स्टीनोसिस होगी। नेक्स्ट जो काज होती है वो हमारे पास होती है डीजनरेटिव वॉल डिजीज, ठीक है। डीजनरेटिव वॉल डिजीज क्या होती है, इसमें भी थिक हो जाता है, थिकनिंग, या जो आपकी जो सील होती है हार्ट की, जो वॉल की सील बन रही होती है, वहां पे जब डीजनरेशन होना स्टार्ट होती है, डीजनरेटिव डिजीज जो होती हैं वो भी बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज ही होती हैं। उसमें भी ऑटो इम्यूनिटी जो है वो इन्वॉल्व होती है, हमारी अपनी इम्यूनिटी हमारे जो है वो बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, इन्फ्लेमेशन और ये सारा प्रोसेस जब वहाँ पे चलता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे स्वेलिंग और थिकनेस होने की वजह से एओर्टिक स्टीनोसिस हो जाती है और रिगर्जिटेशन होती है। रिगर्जिटेशन हम उस टर्म को बोलते हैं जब वॉल जो होता है वो कंप्लीटली बंद नहीं हो पाता, उसके अंदर से थोड़ा सा रास्ता रह जाता है, तो ब्लड वापस जब वॉल से जो है वो लीक करता है, उसको हम रिगर्जिटेशन बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास काज है प्रीवियस चेस्ट रेडिएशन, लेस कॉमन है लेकिन ये भी काज हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि रेडिएशन किसी का एक एक्सरे हुआ है या वो तो उसको ये हो सकती है, ये उन लोगों के लिए है जिनको 10 साल पहले, 15 साल पहले किसी भी जो है वो क्या कह सकते हैं मेलिग्नेंसी की वजह से या कैंसर की वजह से उनको रेडिएशन थेरापी हुई है, तो उसमें जो है बहुत कम लोगों में होता है लेकिन हो सकता है
कि उनमें भी लेटर ऑन 10 साल बाद 20 साल बाद जाके एओर्टिक स्टेनोसिस हो जाए, कि उस दौरान में जो है वो उनके सेल डिस्ट्रॉय हुए थे और आहिस्ता 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 वो जो है एओर्टिक स्टेनोसिस तक पहुंच गए। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? एक्सक्यूज मी सर, ये जस्ट जो Yes, sir. कीमो रेडिएशन होती है उनसे ही होता है, या जैसे वो एंजियोग्राफी वगैरह की रेडिएशन होते हैं उनसे भी इशू हो सकता है? जिनसे एंजियोग्राफी, देखो एंजियोग्राफी जो होती है ना वो एक ही सेशन होता है, ठीक है, ये सर मल्टीपल सेशन। सर पेशेंट नहीं एम्प्लॉइज जैसे वहां पे वो भी तो कंटिन्यू यस, काम कर रहे होते हैं। यस एग्जैक्टली, उनमें हो सकती हैं अगर वो प्रॉपर जो है वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज नहीं करते। फॉर एग्जांपल लेड के जो एप्रन होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो सारी चीजें प्रॉपर यूज नहीं करते। इवन अगर यूज कर भी रहे हैं तो उनका एक्सपोजर जो है वो एज कंपैरेटिव टू आईसीयू नर्स या ईआर नर्स, उनका एक्सपोजर जो है वो ज्यादा होता है, तो उनमें चांसेस हो सकते हैं इसके, ठीक है। लेकिन मोस्ट कॉमनली ये उन लोगों में होता है जिनको जो है वो जो ज्यादा एक्सपोज हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन को 20 सेशन या 15 सेशन या इससे भी ज्यादा 25 सेशन जो है वो रेडिएशन थेरापी के लगे हैं किसी भी कैंसर की वजह से, तो उनमें चांसेस ज्यादा होते हैं, एम्प्लॉयज में चांसेस कम होते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज जो होते हैं जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने अपनी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने होते हैं। बड़ी सख्त पॉलिसी होती है इस पे हॉस्पिटल की, आप जो है वो बिल्कुल एप्रन पहने बगैर जो है वो अंदर जा ही नहीं सकते। तो उधर जो है वो लाइव जो है वो पूरा कैमरास लगे होते हैं, तो इस वजह से चांसेस हो सकते हैं लेकिन बहुत मिनिमम हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने होते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, ये तो हमने सारी कॉजेस पढ़ी जिनकी वजह से होता है। रिस्क फैक्टर वो चीज होती है, ऐसे लोग जिनमें ये होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से लोग होते हैं? वो होते हैं जिनको हाइपरटेंशन होती है, उनमें जो है वो चांसेस ज्यादा होते हैं। हाइपरलिपिडीमिया होता है, जैसे हमने बात की थी कैल्सिफिकेशन की, या ये जो एज रिलेटेड कैल्सिफिकेशन की बात की थी, तो उसमें बेसिकली सिर्फ कैल्शियम या मिनरल्स नहीं होते, उसमें लिपिड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जिनमें लिपिड ज्यादा है, फैट सेल ज्यादा है, ठीक है, तो वो उनमें चांसेस ज्यादा हैं, ये फैट भी अकोमुलेट हो सकती है वहां पे जाके। जिन लोगों में स्मोकिंग की हिस्ट्री होती है उन लोगों में ज्यादा चांसेस होते हैं। ओल्डर एज वाले लोगों में ज्यादा चांसेस होते हैं कि एओर्टिक स्टेनोसिस हो सकती है, सर ठीक है। ये स्मोकिंग वालों में कैसे हो सकते हैं? स्मोकिंग लीड्स टू आर्थ्रोस्क्लेरोसिस, ठीक है। आर्थ्रोस्क्लेरोसिस क्या मतलब होता है? प्लैक बनते हैं, ठीक है, ब्लड जो है वो थिक होता है, ठीक है, वो थिक ब्लड जो है वो उसके क्लॉट बनने के या उसके कहीं पर स्टिक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपैरिजन टू नॉर्मल पर्सन जो कि स्मोकिंग नहीं करता। तो इस वजह से ये सारे बेसिकली हमारे क्या हैं, एज के अलावा ये तो है वो मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर हैं। ये अतीका ने पूछा था, ठीक है। तो मॉडिफाइएबल और नॉन मॉडिफाइएबल दो तरह के रिस्क फैक्टर होते हैं। ऐसे रिस्क फैक्टर जिनको हम चेंज नहीं कर सकते उनको हम नॉन मॉडिफाइएबल मॉडिफाइंग या मॉडिफाइएबल जो है वो रिस्क फैक्टर बोलते हैं। जैसे कि एज को हम नहीं कम कर सकते, नहीं रोक सकते एज को बढ़ने से, तो वो जो चीज चेंज नहीं होती वो नॉन मॉडिफाइएबल है। लेकिन हाइपरटेंशन को कंट्रोल किया जा सकता है, हाइपरलिपिडीमिया को कंट्रोल किया जा सकता है, स्मोकिंग को क्विट किया जा सकता है, तो ये मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर हैं। ये हम जो है उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने ये वाली स्लाइड देखी। हाउ जी जी, हाइपरटेंशन जो है वो कॉजेस स्टेनोसिस, एओर्टिक हाइपर स्टेनोसिस। हाइपरटेंशन की भी जब आप काजेस पे जाते हो तो काजेस तो सारी हाइपरटेंशन की यही वाली होती है ना, हाइपरलिपिडीमिया, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, स्मोकिंग हिस्ट्री, ठीक है। तो जब हम हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए उसके रिस्क फैक्टर को उसकी काजेस को जो है वो एलिमिनेट करेंगे या कम करेंगे, उनको कंट्रोल करेंगे, तो उसमें भी जो है ये रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा, तो एओर्टिक स्टेनोसिस नहीं होगी। अगर हाइपरटेंशन को हम कंट्रोल नहीं कर रहे, ठीक है, और जो है वो उसके सारे रिस्क फैक्टर वही वाले हैं, ये हाइपरलिपिडीमिया है, कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ज्यादा साल्ट का यूज है, ठीक है, साल्ट जैसे कि हमने बात की थी, मिनरल्स भी जो है वो कैल्सिफिकेशन कर सकते हैं, तो ये सारे हाइपरटेंशन के का लिंक इससे इस तरह से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये स्लाइड हमने देख ली थी पहले ही। नेक्स्ट हमारे पास साइन एंड सिम्टम ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस। देखो एक बात आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी होगी, हम इस टाइम पे नर्सिंग नहीं पढ़ रहे, हम क्या कर रहे हैं, एनक्लेक्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है।
ये हो सकता है यहाँ पे जो मैंने साइन एंड सिम्टम लिखे हुए हैं ये बहुत कम हो, ठीक है। हो सकता है 20 साइन एंड सिम्टम हो तो उसमें से मैंने 4 5 3 लिखे हुए हों, ठीक है। हम जो है वो पर्टिकुलरली एनक्लेक्स को टारगेट कर रहे हैं, जो स्पेसिफिक चीजें हमें टेस्ट क्लियर करने के लिए चाहिए वो चीजें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये वो वाले टॉपिक हैं जिन पे हमने 2 2 3 3 घंटे का एक एक टॉपिक पे लेक्चर लिया हुआ है, ठीक है। तो अब अगर हम एनक्लेक्स की तैयारी के लिए एक एक टॉपिक पे 2 2 3 3 घंटे का लेक्चर लेना स्टार्ट करेंगे तो आपका एनक्लेक्स तो जाके 3 साल बाद में क्लियर होगा। एम आई राइट? तो ये जो है ये बेसिकली ओवरव्यू है आप लोगों का, ठीक है। तो इसमें हम स्पेसिफिकली जिस तरह की चीजें वो आपको वहां पे पूछते हैं उस तरह की चीजों को हम ज्यादा टारगेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम साइन एंड सिम्टम की बात कर रहे हैं तो ये इतनी सारे सिलेबस को याद रखना भी बहुत मुश्किल होता है, तो इस वजह से हम पर्टिकुलरली 2 4 साइन एंड सिम्टम जो कि ज्यादा आते हैं जिनसे हम जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये यही वाला डायग्नोज है कि कोई और है, उनको हम ज्यादा टारगेट कर रहे होते हैं। तो जब हम साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं तो ये सैड का वर्ड हम यूज करते हैं, ठीक है। जब भी जो है एओर्टिक स्टेनोसिस होगी तो हम सैड के नाम से याद रखेंगे इसको, नमोनिक के नाम से। सैड में क्या, अगर पेशेंट में आपके जो है वो साइन एंड सिम्टम या हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि पेशेंट को सिंकोपी के एपिसोड होते हैं, इंजाइना होता है साथ में, और डिस्निया होता है, तो आपको एज ए एनकेलेक्स नर्स जो है वो आपको पता होना चाहिए कि ये साइन एंड सिम्टम्स जो हैं ये किसके बनते हैं हमारे पास, अयोर्टिक स्टेनोसिस से जो है वो लिंक करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अयोर्टिक स्टेनोसिस की तरफ जो है वो इसको और ज्यादा एक्सप्लोर करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। अदर फाइंडिंग्स क्या क्या हो सकती हैं अयोर्टिक स्टेनोसिस की? फटीग हो सकती है, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस हो सकती है। देखो ये तो सारे उस तरह के साइन एंड सिम्टम है जो कि किसी भी और भी डायग्नोज में हो सकते हैं, लेकिन सिंकपी, इंजाइना और डिस्निया ये 3 चीजें साथ में हैं और पेशेंट में हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की, हाइपरलिपिडेमिया की, स्मोकिंग की, ठीक है, और एज उसकी जो है वो 75 ईयर्स है, तो हमें जो है वो सोचना चाहिए कि ये पेशेंट क्या है, ये अयोर्टिक स्टेनोसिस इसमें हो सकती है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को पिक करना होता है कि एज भी देखनी होती है, उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री भी देखनी होती है, ये सारी चीज़ों को हमने साथ साथ लेके चलना होता है। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं लिखी हुई होती जिसको हम समझें कि ये जो है इसको हम छोड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो डिजीनेस हो सकती है, पेशेंट को हार्ट फेलियर हो सकता है, ठीक है। सॉफ्ट और एब्सेंट S2 साउंड, S2 साउंड कौन सी होती है? जो लुक डुक साउंड होती है उनको हम S1 और S2 भी बोल सकते हैं। उनमें जो है वो जो S2 साउंड होती है वो एब्सेंट हो सकती है या बहुत सॉफ्ट सी, बहुत मिनिमम सी आपको जो है वो सुनाई देगी ऑस्कल्टेशन पे। ये भी किसका साइन एंड सिम्टम में आ जाता है? एओर्टिक स्टेनोसिस के, ठीक है। उसके अलावा हार्श सिस्टोलिक मरमर होंगी, ठीक है। अच्छा, मरमर क्या होता है? किस तरह से आप डिस्टिंग्विश करते हो मरमर को? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे एक्सप्लेन करो कि मरमर की साउंड किस तरह की होती है। सर लैपडब के अलावा एक एक्स्ट्रा साउंड प्रोड्यूस होती है, उसे मरमर कहते हैं, एबनॉर्मल साउंड ऑफ यस, हार्ट। एक्स्ट्रा साउंड, एक्स्ट्रा साउंड, यस, सूशिंग साउंड होती है। सूशिंग साउंड को आप किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो कि सूशिंग क्या होता है? सूशिंग बेसिकली होता है जैसे हम सुबह सुबह दांत ब्रश करते हैं ना, तो जो वो आवाज आती है दांत ब्रश करते हुए ब्रशिंग की, वो बेसिकली क्या होती है? वो सूशिंग साउंड होती है। तो अगर आपको वहां पे सिस्टोलिक मरमर, सिस्टोलिक का मतलब ये है कंट्रैक्शन, जो कंट्रैक्शन वाला फेज होता है जैसे ही वो कंप्लीट होता है तो जो है वहां पे जो आपको साउंड आती है उसके बाद वो जो होती है वो आपकी ब्रशिंग की जो साउंड आती है उसके बाद कंट्रैक्शन के बाद, वो मरमर है, सिस्टोलिक मरमर है। इसी तरह डायस्टोलिक मरमर भी होती है। हम इस टाइम पे सिस्टोलिक मरमर की बात कर रहे हैं। तो सिस्टोलिक मरमर अगर आपको लिखा हुआ मिलता है वहां पे हिस्ट्री में, आपको वो बताते हैं मोस्ट ऑफ दी चीजें। एनक्लिक्स में ऐसा नहीं है कि सारी चीजें आपने खुद से अज्यूम करनी, आपको हिस्ट्री में सब कुछ लिखा हुआ मिलता है। इतने लंबे लंबे सिनेरियो होते हैं कि आपको उसमें सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि वो आपको पहले थोड़ा सा डाटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा और डाटा बढ़ा देते हैं। जो ये मोस्टली इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये केस स्टडी में आते हैं,
ठीक है। तो केस स्टडी में वो आपको पहले थोड़े से साइन एंड सिम्टम देंगे, उसके बाद वो कहेंगे कि ये पेशेंट आया था, ये वाली हिस्ट्री थी इसकी, ठीक है, इसकी मेडिकल हिस्ट्री में हाइपरटेंशन भी है, हाइपरलिपिडेमिया भी है, डायबिटीज भी है, ये चीजें हैं, ठीक है। पेशेंट को जो है वो सिंकपी के एपिसोड हो रहे हैं, एंजाइना भी होती है और डिस्निया भी होता है। फिर उसके बाद वो कहेंगे कि नर्स ने जो है वो उसको असेस किया या कार्डियोलॉजिस्ट ने उसकी ऑस्कल्टेशन की, ठीक है, और उसमें उसको सिस्टोलिक मरमर भी जो है वो आइडेंटिफाई की उसने वहां पे। तो उससे जो है वो आपका डायग्नोज और ज्यादा कंफर्म होता जाता है। तो ये पूरे सिनेरियो को आपने पढ़ के एज से लेके पहली लाइन से आखिरी लाइन तक कोई भी चीज अननेसेसरी नहीं लिखी होती। तो सबको पढ़ के फिर आपने कंक्लूजन बनाना होता है कि इसका डायग्नोज क्या बनता है। इज इट क्लियर? यस सर। सर इसमें हार्ट फेलियर जो है वो लेफ्ट साइडेड होगा ना मेनली? सॉरी, इसमें जो हार्ट फेलियर है वो लेफ्ट साइडेड होगा ना फिर? यस लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होगा इसमें। और सर मेरा एक क्वेश्चन है, जिस तरह ये आपने कहा क्लासिक सिम्टम इज सैड निमोनिक, इनमें से कोई दोनों ही प्रेजेंट होंगे या तीनों ही प्रेजेंट हो सकते हैं एट अ टाइम? तीनों भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है, ठीक है। Okay. ये हम, ठीक है, इसके अलावा जो है वो हमने उसके साथ साथ बाकी सिम्टम, बाकी चीजें भी देखनी है, पेशेंट हिस्ट्री भी देखनी है, एज भी देखनी है, ठीक है। जो डॉक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट ने उसके जो है वो क्या कहते हैं असेसमेंट की है, वो अगर वहाँ पे लिखी हुई है हमने वो भी देखनी है, ठीक है। अगर वो जो है वो मिनरल्स के सप्लीमेंट ले रहा था, फॉर एग्जांपल कैल्शियम, इस तरह की हिस्ट्री भी हो सकती है, कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहा था, वो भी देखनी है। ये सारी चीज़ों को हमने कंपाइल करके फिर अपना डायग्नोज बनाना होता है। कभी भी जल्दबाजी में हमने अपना डायग्नोज नहीं बनाना होता, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है असेसमेंट एंड डायग्नोज, ठीक है। असेसमेंट में जो है वो इसमें हमने सिस्टोलिक मरमर को फाइंड करना है कि सिस्टोलिक मरमर आ रही है पेशेंट में कि नहीं। मरमर जो है वो आपको हर्ट एट द राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। अब इसकी ना हर हर एरिया डिफाइंड होता है। हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि अयोर्टिक साउंड आपको कहाँ पे सुनाई देगी, आपने स्टेथ को किस लोकेशन पे रखना है तो आपको अयोर्टिक मरमर सुनाई देगी। आपने स्टेथ को किस लोकेशन पे रखना है तो आपको पल्मोनिक वॉल की जो है वो आवाज सुनाई देगी। किस जगह पे रखोगे तो ट्राइकस्पेड की, और किस जगह पे रखोगे माइट्रल या बाइकस्पेड की आपको आवाज आएगी। ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो इसकी पिक्चर भी डाली है आप लोगों के लिए, ये देखें। तो इस तरह से आपको जो है वो एयोर्टिक जो जितना भी आपने एयोर्टा को असेसमेंट करना है वो आपको यहाँ पे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस एट राइट साइड ऑफ द पेशेंट, ठीक है, वो मिलेगी आपको एयोर्टा की असेसमेंट, ठीक है। पल्मोनिक वॉल की अगर आपने करनी है तो आपको सेम सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे लेफ्ट साइड ऑफ द पेशेंट जो है वो स्टर्नम, आपको वहाँ पे पल्मोनिक साउंड मिलेगी। और इसी तरह आपको फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे जो है वो एज जहाँ पे बनता है, Z5 प्रोसेस जहाँ पे बनता है, वहाँ पे आपको ट्राइकस्पेड की मिलती है। और नीचे इस तरह मिड क्लेविकुलर लाइन पे, मिड क्लेविकुलर लाइन क्या बनती है, क्लेविकल के दरमियान में इस तरह निपल से थोड़ा सा नीचे, ठीक है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे, वहाँ पे आपको माइट्रल वॉल की जो है वो फाइंडिंग्स मिलती हैं। तो इसलिए जो है वो लोकेशन भी इम्पोर्टेंट होती है कि क्या लोकेशन है आपकी असेसमेंट करते हुए, ठीक है। तो आपको ये जो सिस्टोलिक मरमर मिलेंगी अयोर्टिक वॉल की असेसमेंट के लिए, वो आपको सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे राइट साइड ऑफ द चेस्ट मिलेगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि रेडिएट टू कैरोटिड, ठीक है। रेडिएट टू कैरोटिड का क्या मतलब है, इसको भी हम पिक्चर से समझते हैं कि जब आप असेसमेंट करते करते एक मिनट, इसमें आपने यहाँ पे अयोटा की असेसमेंट की, आपको यहाँ पे जो है वो सिस्टोलिक मरमर मिल रहे थे, आपने यहाँ पे स्टेथ ले गए, यहाँ पे करोटेड है आपकी, तो यहाँ तक वो रेडिएट कर रही होगी। यहाँ पे भी आपको मरमर मतलब सूशिंग साउंड, मतलब ब्रशिंग की तरह जो है वो साउंड सुनाई देंगी। तो ये आपका डायग्नोज क्या बनता है, ये किस चीज़ की इंडिकेशन कर रहा है, ये इस इंडिकेशन इस चीज़ की है कि हमारा पेशेंट किस चीज़ का पेशेंट हो सकता है। ये पर्सन जो है वो एओर्टिक स्टीनोसिस का पेशेंट हो सकता है। ठीक हो गया। रेडिएट टू कैरोटिड, रेडिएट टू कैरोटिड ये समझ नहीं आया। रेडिएट टू कैरोटिड का मतलब ये है कि आपने जो है वो यहाँ पे असेसमेंट की थी राइट साइड ऑफ द चेस्ट,
ठीक है, यहाँ पे आपने स्टेथ लगा के सुना, आपको यहाँ पे जो है वो सिस्टोलिक मरमर मिल रही है। आपने उसको कंफर्म करने के लिए कि ये वाकई ही जो है वो क्या कहते हैं एओर्टिक स्टेनोसिस है या नहीं, तो सेकंड आपने असेसमेंट क्या की, आपने यहाँ पे जो है वो कैरोटिड पे स्टेथ लगा के जो है वो ऑस्कल्टेशन की, तो आपको यहाँ पे भी मरमर मिल रही होंगी, यहाँ पे भी ब्रशिंग साउंड मिलेंगी। तो ये आपका कंफर्म हो जाएगा कि ये पेशेंट जो है वो एओर्टिक स्टेनोसिस हो सकती है इस पेशेंट में। ठीक है, कंफर्म का मतलब, जब भी हम कंफर्म की बात कर रहे हैं तो कंफर्म का मतलब ये होता है कि सस्पेक्टेड डायग्नोज बनता है। कंफर्म डायग्नोज कभी भी साइन एंड सिम्टम पे नहीं बनता, कंफर्म डायग्नोज हमेशा किसी न किसी लैब टेस्ट पे बनता होता है। ठीक है, जैसे कि इको कर ली आप, जो है वो सस्पेक्टेड डायग्नोज का मतलब ये होता है कि आपने तकरीबन 90% श्योर हो के आपको लग रहा है कि ये पेशेंट जो है वो 90% प्रोबेबिलिटी है कि ये पेशेंट जो है वो एओर्टिक स्टेनोसिस का हो सकता है, लेकिन आपको उसको श्योरिटी के साथ तब तक नहीं कह सकते जब तक आप उसको कोई ना कोई टेस्ट ना करो। फॉर एग्जांपल किसी में आपको इको करके देखना पड़ता है, किसी में आपको एक्सरे करके देखना है, किसी को एमआरआई करना है, किसी को सीटी स्कैन करना है, किसी के ब्लड टेस्ट करके आपको करना पड़ सकता है। तो ये इस तरह से होता है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो आपको वीक एंड डिले कैरोटिड पल्स मिलेगी। ठीक है, ये भी इसके साइन एंड सिम्टम में या असेसमेंट में हमने असेस करना होता है। अच्छा, डायग्नोस्टिक टेस्ट हमने क्या कर सकते हैं कि इसको डायग्नोज को कंफर्म करने के लिए, अपनी जो सस्पिशियसनेस होती है, जो सस्पेक्टेड डायग्नोज बनाया उसको कंफर्म करने के लिए हम एओर्टिक स्टेनोसिस को इकोकार्डियोग्राम से जो है वो डायग्नोज करते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड यही है कि हम इको करें और इको से इसको आइडेंटिफाई करें। ईसीजी जो है वो ना हम कर रहे होते हैं, लेकिन ईसीजी बेसिकली स्पोर्टिव डायग्नोज के लिए हम देख रहे होते हैं कि इस पेशेंट को कोई रिदम का इशू तो नहीं है, इसको कोई जो है वो डिफरेंट एओर्टिक स्टेनोसिस के अलावा कोई और डायग्नोज भी हो सकता है उसका बनता हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एओर्टिक स्टेनोसिस सिर्फ इंडिविजुअल डायग्नोज बन रहा हो सकता है उस पेशेंट को जो है वो क्या कहते हैं एफib भी चल रहा हो। ठीक है, तो इस वजह से हमने ईसीजी भी करनी होती है, एक्सरे ऑफ द चेस्ट करना होता है। जी जी, ईसीजी में कोई ऐसी स्पेसिफिक रिदम है जो कि हमें एओर्टिक स्टेनोसिस नहीं, एओर्टिक स्टेनोसिस ईसीजी से जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकती। ये सिर्फ हम जो है वो बाकी साथ में स्पोर्टिव जिसको डिफरेंशियल डायग्नोज होते हैं उसके लिए करवा रहे होते हैं। ओके। एक्सरे इको में तो हमें सिंपली दिखाई दे जाएगा ना। इको बेसिकली आपका अल्ट्रासाउंड टेस्ट है, वो अल्ट्रासाउंड में आपको सब कुछ नजर आ रहा होता है। जो अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट होते हैं वो आपको देख के बता देते हैं कि जी इसकी कार्डियक आउटपुट भी कम हुई हुई है। ठीक है, इसका जो है वो एओर्टा नैरो हुआ हुआ है। ठीक है, वो आपको सारी फाइंडिंग जो है वो जो रेडियोलॉजिस्ट जो अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट होता है वो आपको बता देता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास होता है कार्डियक कैथेटराइजेशन बिफोर सर्जरी। ठीक है, अगर फिर भी आपको इको से अगर आपको फिर भी 100% श्योरिटी अगर आपकी नहीं आ रही। जी जी सर, अगर ईसीडी से डायग्नोज मतलब नहीं बन सकता तो फिर इसमें क्यों लिखा हुआ डायग्नोस्टिक टेस्ट में ईसीडी को क्यों मेंशन किया हुआ है? ईसीजी आपको जो है वो डिफरेंशियल डायग्नोज भी, आप 100% श्योर तो नहीं होते किसी चीज़ पे भी जब तक आप उसके मल्टीपल टेस्ट नहीं कर सकते। सिर्फ आपने डिफरेंशियल डायग्नोज भी बनाने होते हैं, सिर्फ एक डायग्नोज नहीं बनाना होता। कभी भी मतलब आपके पास ईसीडी हेल्प आउट कर सकती है इसको डायग्नोज करने में? आपको डिफरेंशियल डायग्नोज करने में हेल्प आउट कर देती है ना, वो आपको बता देती है कि पेशेंट को एफib नहीं है, पेशेंट को और जी कोई जी जो जी है वो एमआई नहीं है, पेशेंट को चेस्ट पेन हो रही है ना, डिस्निया जी हो जी रहा है। ठीक है, ये सारे जो है वो किस चीज की फाइंडिंग है, ये तो उसमें एमआई में भी हो रहे होते हैं। तो अगर जी आप सिर्फ एक डायग्नोज लेके तो नहीं चलोगे, आप मल्टीपल 2-3 चीजों को लेके चलोगे, उसमें से जो है वो आपको कोई एक क्या कहते हैं डेफिनेटिव डायग्नोज बनेगा, बाकी आपके डिफरेंशियल डायग्नोज होते हैं बेसिकली। ओके, थैंक यू सर। इसके अलावा जो है वो कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं। ठीक है, बिफोर सर्जरी। ठीक है, अगर तो स्टेनोसिस के लिए सर्जरी करने की ज़रूरत है तो उससे पहले कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं। कार्डियक कैथेटराइजेशन क्या होता है, आपकी जो पीसीआई होती है, ठीक है,
या मतलब एंजियोग्राफी जिसको बोलते हैं, वो करके आप जो है वो देखते हो कितना वॉल जो है वो अफेक्ट है। इसके लिए जो है वो कौन सी सर्जरी की ज़रूरत है, इन्वेसिव सर्जरी हो सकती है, नहीं हो सकती, ठीक है, या ओपन हार्ट सर्जरी करनी है, या हो सकता है बाजू का स्टीनोसिस के लिए सर्जरी किए बगैर ही बलून, आगे हम पढ़ेंगे उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन में कि जो है वो बलून डायलेशन से ही पेशेंट ठीक हो जाते हैं, मेडिसिन पे एंटीकोगुलेशन और इस तरह की चीज़ों पे रख के भी जो है वो मेडिकल मैनेजमेंट भी की जा सकती है। तो इसलिए पहले कार्डियक कैथेटराइजेशन करनी ज़रूरी होती है। ये चीज़ हमने देख ली थी पहले ही। मैनेजमेंट ऑफ, ये माइक किसी का ऑन है, काइंडली माइक ऑफ कर लें। अच्छा, मैनेजमेंट ऑफ द एओर्टिक स्टेनोसिस क्या है? मेडिकल मैनेजमेंट में हम जो है वो मॉनिटर सिम्टम करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ट्रीट हार्ट फेलियर करते हैं। अगर पेशेंट को हार्ट फेलियर हो चुका है, एओर्टिक स्टेनोसिस हो सकता है उसको काफ़ी टाइम से चल रही है और उसने इतना ज़्यादा अफेक्ट कर दिया है कि उसके हार्ट ने जो है वो पंप कर करके अब जो है वो हार्ट फेलियर की तरफ चला गया पेशेंट। तो उसमें हमने बड़ा केयरफुली साथ में हार्ट फेलियर को भी ट्रीट करना होता है, कंट्रोल हाइपरटेंशन करना होता है, ठीक है। उसके अलावा अवॉइड हाइपोटेंशन करना होता है। हाइपोटेंशन क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि अगर हाइपोटेंसिव हो जाएगा तो एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से जो पहले ही नैरो रास्ता है उसके अंदर से जो है वो प्रेशर की वजह से थोड़ा बहुत ब्लड सप्लाई हो रही थी, मतलब ठीक है 100% की बजाय 60 या 70 हो रही थी, लेकिन जितना प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, उतना ही क्या हो जाएगा, उसकी आउटपुट और ज़्यादा कम हो जाएगी पेशेंट की। तो इस वजह से हमने हाइपरटेंशन को भी ट्रीट करना है, लेकिन साथ साथ में ये भी ख्याल रखना है कि पेशेंट हाइपोटेंसिव नहीं होना चाहिए। इंटरवेंशन में क्या क्या हो सकता है? बलून वॉल्वोप्लास्टी करते हैं, ठीक है। बलून वॉल्वोप्लास्टी किस तरह की होती है? हम पिक्चर में देखते हैं इसको। ये इस तरह से कुछ होता है। एक कार्डियक कैथेटराइजेशन के थ्रू जो है वो अप्रोच करते हुए एक बलून होता है, उसको यहाँ पे एओर्टा में ले जाके इसको जब इन्फ्लेट किया जाता है तो जो स्टेनोसिस हुई होती है वो थोड़ा सा रास्ता खुल जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से जिनमें मिनिमम लेवल की जो है वो एओर्टिक स्टेनोसिस होती है उनको जो है वो बलून वॉल्वोप्लास्टी से भी जो है वो क्या कहते हैं ठीक किया जा सकता है। सर ये नेक्स्ट जो है, पीटीएमसी टाइप होती है? सॉरी आपकी आवाज कट गई। ये पीटीएमसी टाइप होता है? पीटीएमसी क्या फुल फॉर्म होती है? पीटीएमसी परक्यूटेनियस ट्रांसवर्स मिट्रल कमिश्रोटमी। यस, उसी तरह से होता है ना। ये ट्यूब से बेसिकली लिया जाता है ना? मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर में आता है। जैसे हम जो है वो पीसीआई करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, उसी तरह से ये वेस्कुलर किसी क्या कहते हैं बड़ी वेसल से, रेडियल से या जो है वो फिमोरल से अप्रोच करते हुए जो है वो हार्ट तक अप्रोच करता है कार्डियोलॉजिस्ट। और सेम उसी तरह से जैसे जो है वो पीसीआई की जाती है, उसी तरह से ये बलून वॉल्वोप्लास्टी होती है। ओके, थैंक यू। उसके अलावा सर्जिकल वॉल रिप्लेसमेंट हो सकती है। उसके अलावा जो है वो ये TAVR कर सकते हैं। ये प्रोसीजर का नाम है जिसको बोलते हैं ट्रांस कैथेड्रल एओर्टिक वॉल रिप्लेसमेंट। ये जो है वो बेसिकली जिन लोगों में ओपन सर्जरी कंट्रा इंडिकेटेड होती है, तो उन पेशेंट में, या जो पेशेंट जो है वो ओपन सर्जरी को प्रेफर नहीं करते, तो उनमें जो है वो ये एंजियोग्राफी वाले प्रोसीजर के थ्रू ही वहां से ही जो है वो वॉल्व रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। सर जो एंजियोग्राफी है इसी का नेम है TAVR का? ये बेसिकली एंजियोग्राफी होती है कोई भी प्रोसीजर जो कि हम जो है वो रेडिएशन के थ्रू देखते हुए कर रहे होते हैं। उसमें सिर्फ एक एंजियोप्लास्टी ही नहीं होती, उसमें बहुत बहुत डिफरेंट तरह के जो है वो हम प्रोसीजर कर सकते हैं। तो उसमें जो हम पर्टिकुलरली वॉल को रिप्लेसमेंट करने के लिए करते हैं उसको TAR भी बोलते हैं, ठीक है। ओके सर। उसके अलावा जो है वो हमारे पास नर्सिंग केयर फॉर द एओर्टिक स्टेनोसिस क्या क्या होती है, उसमें हमने करना होता है यही वही सारी चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं कि चेस्ट पेन, सिंकपी, डिस्निया, लंग साउंड, हार्ट रिदम, ये सारी चीज़ें हमने मॉनिटर करनी होती है एज ए नर्स, ठीक है। इंटरवेंशन में एज ए नर्स हमने क्या क्या इंटरवेंशन करनी है? ऑक्सीजन इफ नीडेड,
ठीक है, एक्टिविटी एज टॉलरेटेड, ठीक है, डेली वेट करना होता है। डेली वेट क्यों करना होता है? डेली वेट हमें बता रहा होता है पेशेंट ओवरलोड में तो नहीं जा रहा है या हार्ट फेलियर की में तो नहीं है पेशेंट, ठीक है। उसके अलावा जो है वो फ्लूइड का जो है वो बैलेंस रखना होता है। इनटेक आउटपुट जो है वो स्ट्रिक्टली मॉनिटर करनी होती है, ठीक है। मॉनिटर फॉर द हार्ट फेलियर करना होता है, ठीक है। पेशेंट एजुकेशन में हमने क्या क्या करना है, पेशेंट को कहना है कि अवॉइड करें स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेस इफ सिम्टोमेटिक। अगर तो सिम्टम आ रहे हैं तो स्ट्रेनुअस एक्टिविटीज उस टाइम पे आपने कोई भी नहीं करनी। उसके अलावा आपने मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। कभी भी किसी को जो है वो कंप्लीट बेड रेस्ट जो है वो रिकमेंड नहीं की जाती फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो सकता है, जैसे कि इसमें अगर पेशेंट को सिम्टम आ रहे हैं, सिंकपी हो रही है, डिस्निया हो रहा है, ठीक है, चेस्ट पेन हो रही है, तो उसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि नहीं अभी इस टाइम पे आप एक्सरसाइज ना करें। लेकिन जो है वो जैसे ही आपके सिम्टम रिजॉल्व होंगे तो आपने मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज करनी है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है रिपोर्ट चेस्ट पेन इमीडिएटली। अगर पेशेंट को जो है वो चेस्ट पेन होती है घर पे या जो है वो हमारे पास एडमिट है, दोनों कंडीशन में जो है वो इमीडिएटली इन्फॉर्म टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ठीक है। और इसके अलावा हमने की फॉलो अप अपॉइंटमेंट, ठीक है। फॉलो अप ये ऐसा नहीं है कि एक ही जो है वो अपॉइंटमेंट पे ये डिसीजन कर दिया जाएगा कि इस पेशेंट को जी सर्जरी कर दो या इसको ये कर दो। पोस्ट सर्जिकल भी जो है मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, फॉलोअप की ज़रूरत होती है, और प्री सर्जरी भी मल्टीपल फॉलोअप की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि एओर्टिक स्टेनोसिस में हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए एज ए एनक्लेक्स अटेम्प्ट करते हुए। हमारे पास सिंकपी, चेस्ट पेन और डिस्निया को रखना है आपने सबसे हाई प्रायोरिटी पे, ठीक है। उसके अलावा जो है इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं, वो आपसे कॉम्प्लिकेशन के भी क्वेश्चन पूछते हैं। वो कहते हैं कि एक पेशेंट आपके साथ पास जो है वो एओर्टिक स्टेनोसिस के साथ उसका डायग्नोज बन चुका है, ठीक है, और उस पेशेंट को जो है वो लिस्ट पे रखा गया है फॉर एग्जांपल 15 डेज बाद उसको सर्जरी के लिए, ठीक है। लेकिन पेशेंट जो है वो आपके पास आया है 1 हफ्ते के बाद और वो कह रहा है कि मेरा वेट गेन हो गया है 10 पाउंड इन अ वीक, ठीक है। और इस तरह करते हुए जो है वो आपको हार्ट फेलियर की अगर हिस्ट्री दे रहा है तो कॉम्प्लिकेशन आपने डायग्नोज करनी होती है उसमें कि पेशेंट को कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो रही है, हार्ट फेलियर हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा प्रायोरिटी असेसमेंट में आपने पेशेंट से हमेशा पेशेंट को एजुकेट भी करना है। और अगर आपको सिनेरियो में कहीं पे भी लिखा हुआ मिलता है कि न्यू ऑनसेट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, अगर न्यू ऑनसेट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें जो है वो वर्सनिंग की तरफ जा रही हैं, उस पेशेंट को जो है वो फर्दर एवेलुएट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो है वो सिम्टोमेटिक सेवियर एओर्टिक स्टेनोसिस जो होती है वो यूजुअली रिक्वायर वॉल्व रिप्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक है एओर्टिक डायसेक्शन, ठीक है। एओर्टिक डायसेक्शन क्या होता है, डेफिनेशन क्या है? अ लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी इन विच टेयर अकर इन इनर, या फिर जो है जिसको मेडिकल लैंग्वेज में इंटीमा, ठीक है, इंटीमा लेयर ऑफ द एओर्टा जो होती है उसमें टेयर हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ हम इसको पिक्चर में देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ये इस तरह से हमारी नॉर्मल ब्लड वेसल होती है, ठीक है, नॉर्मल एओर्टा इस तरह से है, ठीक है। इसकी 3 लेयर होती हैं। बायर वाली सबसे बायर वाली जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशिया, ठीक है। मिडल वाली लेयर को क्या बोलते हैं, मीडिया, और इनर वाली लेयर को हम बोलते हैं इंटीमा, ठीक है। ये जो है वो हेल्दी ब्लड वेसल है। लेकिन एओर्टिक डायसेक्शन में क्या होता है, ये जो इनर लेयर होती है ये किसी भी वजह से यहाँ से वीक हुई, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकती है, मल्टीपल इसकी रीजन हो सकती हैं, उसकी वजह से यहाँ से ये टीयर हुई और ब्लड यहाँ से प्रेशर की वजह से इन 2 लेयर में जाना शुरू हो गया और अल्टीमेटली यहाँ पे एक बबल लाइक जो है वो एक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब नॉर्मल जो है वो आर्टरी यहाँ से जो है वो क्या कहते हैं स्वेल हो गई, फूल गई, ठीक है, सारा उसके अंदर जो है वो ब्लड अकोमुलेट होता जा रहा है। और अब पहले ये 3 लेयर थी, अब जो है ये अकेली ये वाली लेयर रह गई है 2, ठीक है। तो ये जितना जो है वो इस पे प्रेशर बढ़ता जाएगा उतना ये ज़्यादा फूलती जाएगी और उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये पेशेंट की आर्टरी किसी भी टाइम यहाँ से क्या हो सकती है, ब्रस्ट हो सकती है, या यहाँ से जो है वो ब्लड जो है वो बाहर निकलना शुरू हो सकता है जो कि थोरेसिक कैविटी में फिर अकोमुलेट होगा। ठीक हो गया, समझ आ गया इसका कंसेप्ट?
यस Yes. सर। ठीक है, हमने इसीलिए इस डायग्नोज को क्या कहा है, ये मेडिकल इमरजेंसी है। हमने एओर्टिक स्टेनोसिस को मेडिकल इमरजेंसी नहीं कहा, लेकिन एओर्टिक डायसेक्शन ऑलवेज अ मेडिकल इमरजेंसी। मेडिकल इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि इनको इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत है, इनको हमने हाई प्रायोरिटी पे रखना है, और इसी जब पेशेंट हमारे पास आया है उसी दौरान इसको जो है वो हमने इंटरवेंशन करके घर भेजना है। ठीक है, वो मेडिकल मैनेजमेंट हो सकती है, वो सर्जिकल हो सकती है। ठीक है, ब्लड इंटर द वेसल वॉल एंड सेपरेट इट टू लेयर्स। ठीक है, उसकी डिफरेंट लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद दिस इज अ लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी है। ठीक है, मोर्टेलिटी इंक्रीज होती जाती है इसमें एवरी आवर। ठीक है, विदाउट ट्रीटमेंट जो है वो हर घंटे इस पेशेंट की मोर्टेलिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, 1 घंटा अगर डिले हो गया तो हो सकता है कि इसके जो है वो बचने के चांसेस जो हैं वो 50% रह जाएं। 2 घंटे लेट हो गया तो 20% रह जाए। ठीक है, तो जितना ये पेशेंट लेट होता जाएगा उतना ये पेशेंट क्या है, मोर्टेलिटी की तरफ, मोर्टेलिटी का रिस्क उतना ही बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि अयोर्टा कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आपके बाजू पे है या आपके उंगली पे है या आपकी टांग पे है कि आप उसको वहां से पकड़ के रोक लोगे या प्रेशर अप्लाई करके जो है वो उसको रोक लोगे। ये चेस्ट कैविटी के अंदर है। जितनी देर में आप पेशेंट को इमरजेंसी में जो है वो सर्जिकल ओटी में ले जाके आपका उसकी चेस्ट ओपन करोगे तो एओर्टा जो है वो हर हर बीट के साथ जो है वहां से ब्लड निकलता जा रहा है। तो ब्लड होता ही कितना है आपका, कितना होता है, कौन बताएगा? हेलो, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में हाँ जी, ठीक है, और वो हर गुजरते मिनट के साथ वहां से लीक कर रहा है। और एओर्टा आपकी मेजर ब्लड वेसल है, पूरे पूरी बॉडी की सबसे बड़ी ब्लड वेसल है। उसके अंदर से तो हो सकता है कि 1 मिनट में जो है वो क्या कहते हैं 1 लीटर निकल निकल जाए या 400-500 ml निकल जाए। तो इस वजह से जो इसको मेडिकल इमरजेंसी पे हम रखते हैं कि हमारे जितनी देर में आल्दो के पेशेंट हॉस्पिटल में है फिर भी उसके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितनी देर में आप उसकी चेस्ट ओपन करोगे पेशेंट का मोस्ट ऑफ द ब्लड वॉल्यूम जो है वो वहां से निकल के चेस्ट में फैल चुका होगा, वो ब्लड से निकल चुका होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, ये वाली स्लाइड हमने देख ली थी। नेक्स्ट हमारे पास है रिस्क फैक्टर एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, रिस्क फैक्टर इसके क्या क्या है, किन पेशेंट को जो है वो अयोर्टिक डायसेक्शन ज्यादा होता है। सवियर हाइपरटेंशन वाले को, हाइपरटेंशन क्या होता है कि ब्लड वेसल के ऊपर ब्लड प्रेशर डाल रहा होता है, जितना प्रेशर डालेगा उतना ही जो है वो ब्लड की वेसल टेयर होने के या जो है वीक होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। और वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता 10 साल हिस्ट्री है पेशेंट की या 15 साल हाई ब्लड प्रेशर की, अनकंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है कि वो मेडिसिन भी नहीं लेता, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा उसका। ठीक है, और उसकी वजह से ब्लड वेसल वीक हो गई हैं और वो करते करते अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अयोर्टिक डायसेक्शन हो सकता है। ठीक हो गया? ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर किसी पेशेंट को कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं, हमारी बॉडी को कनेक्ट, जो चीजें जो है वो कनेक्टिव टिश्यू से बन रही होती हैं, उसमें हमारे लिगामेंट्स भी होते हैं, उसमें हमारी ब्लड वेसल भी कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती हैं। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है अगर किसी को, तो उसमें भी जो है वो क्या कहते हैं, अयोर्टिक डायसेक्शन हो सकती है उस पेशेंट को। ठीक है, थर्ड हमारा जो है वो रिस्क फैक्टर क्या है, अगर किसी पेशेंट को बाइकस्पट अयोर्टिक वॉल है, जो कि हमने उसमें अयोर्टिक स्टेनोसिस में भी बात की थी कि उसकी भी कासेस में क्या था, बाइकस्पट अयोर्टिक वॉल था। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी जो है वो पेशेंट जो है वो अयोर्टिक डायसेक्शन हो सकती है। ठीक है, और इसके अलावा क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस वाले पेशेंट में ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, उसके अलावा ट्रॉमा अगर हुआ है किसी को, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एनक्लेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रॉमा। ठीक है, अगर कोई पेशेंट आपके पास जो आया है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के बाद या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद, और वो आपको चेस्ट पेन की कंप्लेन कर रहा है कि मुझे टेयरिंग चेस्ट पेन हो रही है। चेस्ट पेन की टाइप्स होती है ना,
अब मुझे बताए, आप में से कौन बताएगा, एक मिनट। नए स्टूडेंट हमारे पास कौन है? जीनो। सर गन शॉट वाले पेशेंट में भी होता है। हाँ, गन शॉट में भी हो सकता है। यस। जीनो, मुझे ये बताएं कि जो एमआई की पेन होती है वो, उसको हम कौन सी पेन बोलते हैं? टेयरिंग पेन बोलते हैं या क्रशिंग चेस्ट पेन बोलते हैं, या जो है क्या बोलते हैं इन दोनों में से? हेलो। आई थिंक क्रेशिंग पेन। ठीक है। अब इन पेन जो है वो करेक्टरिस्टिक से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पेन जो है वो किस तरह की, ये किस डायग्नोज को लीड कर रही है। तो जो टेयरिंग पेन होती है, टेयरिंग पेन क्या होता है कि मतलब टेयर करना, किसी चीज को जो है वो फाड़ना, ठीक है। तो उनको इस तरह से फील हो रहा होता है कि कोई मेरा जो है वो अंदर जो है चेस्ट के अंदर जो है वो इस तरह से लग रहा है कि कोई मेरे मसल्स को पकड़ के जो है वो खींच रहा है, और मेरे मसल जो है वो टेयर हो रहे हैं, फट रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो पेन होती है, अगर ये हिस्ट्री दे रहा है ट्रॉमा के बाद आपको पेशेंट, तो इट कुड बी, क्या हो सकता है, आयोटिक डाइसेक्शन हो सकता है, ठीक है। इस पेशेंट में कि उसको इतना जोरदार झटका लगा, जर्क लगा मोटर व्हीकल एक्सीडेंट में, ठीक है, बाइक से गिरा या कार में, ठीक है, कि उसकी वजह से उसका इंटरनल ऑर्गन जो है वो इतने ज्यादा मूव किए कि उसकी एओर्टा की कहीं से लेयर जो है वो रप्चर होगी, और उस लेयर के अंदर अब जो है वो ब्लड अकोमुलेट होता जा रहा है, और हो सकता है कि वहां से थोड़ा बहुत वो ऊज भी कर रहा है, और वो किसी भी टाइम पे वहां पे ब्रस्ट हो सकता है और एक डिजास्टर हो सकता है। हमें इमीडिएटली इंटरवेंशन की जरूरत है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। सर तो इसकी क्लासिफिकेशन जो होती है, इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो टाइप ए होती है और टाइप बी होती है, दो तरह के होते हैं, ठीक है। टाइप ए जो होती है वो उसमें क्या होता है, असेंडिंग अयोटा इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अयोटा आपको हमने अनोटमी में पढ़ा था कि अयोटा किस तरह की होती है। अयोटा हमारी जो इस टाइम पे मैं पिक्चर नहीं डाल सका, आर्च बनती है एक, ठीक है। अयोटा पहले ऊपर की तरफ जाती है आर्च से निकल के, फिर ऐसे रिंग सा बना के, मतलब पूरी 180 डिग्री घूम के नीचे की तरफ आती है, ठीक है। इसी तरह होती है ना। यस सर। जी सर ऐसे ही। तो जो जो भी चीज ऊपर की तरफ जा रही हो उसको हम असेंडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो असेंडिंग अयोटा अगर इन्वॉल्व है तो उसको हम टाइप ए बोलते हैं। अगर डिसेंडिंग अयोटा इन्वॉल्व है कि नीचे की तरफ जो अयोटा जा रही है घूमने के बाद, ठीक है, करोटिड आर्टरी वहां से निकल जाती है आर्च ऑफ अयोटा के पास से, ठीक है, और आर्च ऑफ अयोटा जो है वो जो गोल घूमती है 180 डिग्री, उसको हम आर्च ऑफ अयोटा बोलते हैं। और जो नीचे की तरफ जा रही है उसको हम डिसेंडिंग अयोटा बोलते हैं। उस डिसेंडिंग अयोटा अगर इन्वॉल्व है, उसमें कहीं टेयर हुआ है, उसकी लेयर इन्वॉल्व है, तो उसको हम टाइप बी बोलते हैं। जो टाइप ए होता है इसमें रिक्वायर इमीडिएट सर्जरी होती है, क्योंकि इसमें प्रेशर और ज्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि सबसे हार्ट के सबसे करीब क्या चीज है, असेंडिंग अयोटा है। इवन जो आर्च ऑफ जो जितनी भी हमारी बॉडी के लिए आर्टरी निकल रही होती हैं, जैसे करोटिड आर्टरी है, ठीक है, ये सारी असेंडिंग अयोटा के बाद निकल रही हैं, ठीक है। तो वहां पे प्रेशर सबसे ज्यादा है, और उसके जो है वो ब्रस्ट होने के या वहां से जो है वो टेयर का जो है वो फुली रप्चर हो जाने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से असेंडिंग अयोटा अगर इन्वॉल्व है, टाइप ए का जो है वो क्या कहते हैं, अयोटिक डाइसेक्शन है, तो उसमें इमीडिएट सर्जरी करनी है। अगर टाइप बी है तो उसको हम जो है वो थोड़ा बहुत डिले कर सकते हैं, ज्यादा उसको भी नहीं कर सकते। उसको डिले भी जो कर रहे होते हैं उसमें भी हम मेडिकल इंटरवेंशन कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम उसको पेशेंट को मेडिकल इंटरवेंशन नहीं कर सकते। मेडिकल इंटरवेंशन हम क्या करते हैं वो हम आगे देखेंगे भी, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि उसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रेशर कंट्रोल करना है। जितना ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा उतना उसकी अयोटा की वॉल्स पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, उतना ही उसके टेयर होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से हमने बीपी कंट्रोल करना होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी अयोटिक डाइसेक्शन में हमारी क्या होती है, बीपी कंट्रोल करो। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या होंगी। हमने थोड़ी सी देख भी ली थी पहले
ठीक है, इनको हम प्रॉपर से देखें तो सडन सेवियर टेयरिंग चेस्ट पेन इज अ क्लासिकल साइन ऑफ आयोटिक डायसेक्शन, ठीक है, विच रेडिएट टू बैक, नेक एंड एब्डोमेन, ठीक है। अगर आपको पेशेंट बताए कि मुझे टेयरिंग चेस्ट पेन हो रही है, वो मेरी बैक की तरफ रेडिएट कर रही है या नेक की तरफ रेडिएट कर रही है या फिर एब्डोमेन की तरफ रेडिएट कर रही है, तो दीज आर द क्लासिकल साइंस ऑफ आयोटिक डायसेक्शन, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हमने हिस्ट्री भी देखनी होती है। ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट जो है वो टेयरिंग चेस्ट पेन के साथ आया, उसकी एज भी 22-23 साल है, ना उसको हाई ब्लड प्रेशर है, ना उसको जो है वो कोई वॉल्व का इशू है, ठीक है, और हम हर पेशेंट का डायग्नोज जो है वो हर टेयरिंग चेस्ट पेन का जो है वो डायग्नोज बना दें कि जी ये आयोटिक डायसेक्शन है, अनटिल अनलेस कि किसी में ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं है। अगर एक यंग पेशेंट आपके पास आया और ट्रॉमा की हिस्ट्री के बाद आपको बता रहा है कि टीयरिंग चेस्ट पेन रेडिएट टू बैक, नेक और एब्डोमेन है, तो देन दिस इज अ क्लासिकल साइन ऑफ आयोटिक डायसेक्शन। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, अदर सर फाइंडिंग वैसे क्या? सॉरी जी जी आपकी बात डिस्टर्ब की सर, जिस तरह जी जी बीपी आपने लिखा है ना, बीपी डिफरेंस बिटवीन आर्म्स, तो सर वैसे नॉर्मली भी अगर बीपी लिया जाए ना एक पेशेंट का भी, उसमें सर कम से कम 20 का मार्जिन एक आर्म में जरूर आता है, तो सर ये क्या इसकी फाइंडिंग्स हो सकती है 10 to 15? यस सर, या नहीं हो 10 सकती? to 15 नहीं हो सकती। अगर मोर देन 10 to 15 होता है तो वो फाइंडिंग हो सकती है। क्यों फाइंडिंग हो सकती है, उसका लॉजिक समझो आप। अगर वहां पे आपका नीचे जो क्या कहते हैं लेग्स का, जब आप ब्लड प्रेशर लेते हो, ठीक है, तो ये आर्टरी कहाँ से निकल रही है, ये बेसिकली अब्डोमिनल एओर्टा आगे आके फीमोरल आर्टरीज में बन रहा है। लेकिन अगर इसको वहां पीछे कहीं चेस्ट के पास जो है वो इसकी एओर्टा जो है वो टेयर होगी और उसके अंदर से ब्लड निकल रहा है, ऊज कर रहा है, ठीक है, तो अब वो प्रॉपर वॉल्यूम नहीं पहुंच पाएगा नीचे फेमोरल आर्टरीज तक, ठीक है, तो आपका वो ब्लड प्रेशर बहुत कम आएगा। हो सकता है आपको अपर आर्म्स का ब्लड प्रेशर 120 बाय समथिंग मिले, 80 मिले, और लोअर लिम्स का आपके पास हो सकता है ब्लड प्रेशर जो है वो 80/40 मिले। तो विच मीन्स दैट के ऊपर कहीं ना कहीं पे वो जो प्रेशर लेके आ रही थी आर्टरी, वो कहीं ना कहीं लीक कर रही है, प्रॉपर वॉल्यूम नहीं पहुंच रहा। समझ आ रही? जी सर। तो ये डिफरेंस जो होता है एक नॉर्मल डिफरेंस होता है, नॉर्मली तो होता ही है, अपर आर्म्स का और लोअर आर्म्स के ब्लड प्रेशर में डिफरेंस होता है। लेकिन अगर अब नॉर्मल है तो उसमें आपने जो है वो देखना है, इसमें इस कंडीशन में आपको लोअर लिम्स का ब्लड प्रेशर कम मिलेगा और अपर लिम्स का ज्यादा मिलेगा। ठीक हो गया? अच्छा, पल्स डेफिसिट मिलेगा आपको। पल्स डेफिसिट क्या होता है? सर वीक पल्स होगी। नहीं, पल्स डेफिसिट होता है आपका द डिफरेंस बिटवीन डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। जैसे कि 120/80 है, तो दरमियान में प्रेशर का डिफरेंस कितना है, 40 mmHg का है, तो इसमें पल्स डेफिसिट मिलेगा आपको, ठीक है। आपको जो है वो प्रेशर जो है क्या कहते हैं, ये तो जो उसको पल्स प्रेशर मैप की डेफिसिट बात कर रहे हैं। मैप इज अ उसको डिफरेंट प्रेशर डिफरेंट बोलते हैं थिंग। ना, जी जी, उसको तो पल्स पल्स प्रेशर बोलते हैं ना, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में जो डिफरेंस आता जी। है। वो उसकी वजह से पल्स डेफिसिट जब सर होगा पल्स उसमें डेफिसिट आपको लोअर लिम्स की पल्स वीक मिलेंगी और अपर लिम्स की जो आपको पल्स होंगी वो आपको हाई मिलेंगी। मतलब हो सकता है कि अपर लिम्स की आपको 2+ की मिल रही है और लोअर लिम्स की आपको जो है वो 1+ भी ना मिल रही हो, ठीक है, या बहुत वीक पल्स मिले आपको, ठीक है, तो इस तरह जो है वो पल्स डेफिसिट मिलेगा आपको। ठीक हो गया? अच्छा, इसके अलावा जो है वो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट मिलेगा। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट क्यों मिलेगा? क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, परफ्यूजन नहीं पहुंच रही, तो सबसे पहले पेशेंट क्या होता है, कंफ्यूज होता है। हाइपोटेंशन वाले पेशेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं ना। तो इसी तरह से ये वाले न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो सकता है कि परफ्यूजन कम होने की वजह से पेशेंट का जीसीएस भी ड्रॉप कर सकता है, पेशेंट कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, सिंकपी पेशेंट कंप्लेन करेगा, और उसके अलावा शॉक में जा सकता है पेशेंट, ठीक है। जितना वॉल्यूम कम होता जाएगा उतना पेशेंट जो है वो किस तरफ जा रहा है, हाइपोवोलेमिक शॉक की तरफ जा रहा है। ठीक हो गया?
अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास नवीद, आपने कुछ पूछना है? आपका माइक ओपन है मेरे ख्याल में। हेलो हेलो। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास डायग्नोस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, इसमें क्या करता है, डायग्नोस हमने करने के लिए सीटी एंजियोग्राफी करानी होती है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो हम ट्रांस एसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम भी करा सकते हैं। दो तरह की इको होती है, एक हम जो है वो नॉर्मली जो इको कर रहे होते हैं, और ट्रांस एसोफेजियल ये वाली होती है कि एंडोस्कोपी के थ्रू जो है वो हम जाते हैं पेशेंट के स्टमक में, और वहां से जो है वो बैक साइड ऑफ द हार्ट देख रहे होते हैं। ठीक है, इसको हम जो है वो ट्रांस एसोफेजियल इको बोलते हैं या इकोकार्डियोग्राम बोलते हैं। एमआरआई कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या करना होता है, हमने पहले भी बात की थी कि हमने ब्लड प्रेशर को और हार्ट रेट को कंट्रोल करना है। ठीक है, कॉमन मेडिकेशन कौन सी होती हैं जो कि यूज की जाती हैं? ठीक है, कॉमन मेडिकेशन बीटा ब्लॉकर यूज किए जाते हैं। बीटा ब्लॉकर में भी लबीटालोल एंड एस्मोलोल हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती हैं। अगर पेशेंट थोड़ा सा स्टेबल है तो उसमें लबीटालोल, और अगर पेशेंट बिल्कुल अनस्टेबल है तो उसमें एस्मोलोल। ठीक है, एस्मोलोल का जो है वो बेसिकली ऑनसेट भी बहुत क्या कहते हैं, फास्ट होता है कि बहुत जल्दी इफेक्ट करता है, और दूसरा इसकी शॉर्ट लाइफ होती है। ठीक है, ज्यादा लॉन्ग हाफ लाइफ नहीं होती, तो इसलिए जो है वो एस्मोलोल जो है वो इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, कि आपके पास डायसेक्शन का पेशेंट है, आयोटिक डायसेक्शन का, तो उसमें आपने कौन सी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, लबेटालोल या एस्मोलोल या जो है वो निकार्डिपिन या क्या चीज? तो पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए? बीटा ब्लॉकर्स। उसके बाद आपने वेजोडाइलेटर्स की तरफ जाना है। वेजोडाइलेटर में हम कौन से देते हैं? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड या का निकार्डिपिन। इन दोनों में से जो है, इन दोनों ड्रग्स में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। निकार्डिपिन जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड वेजोडाइलेटर है। ठीक है, निकार्डिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो भी है, इसका इफेक्ट भी वेजोडाइलेशन पे भी होता है। ठीक है, तो इस वजह से निकार्डिपिन भी दे सकते हैं। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन मैंने कहीं पर पढ़ा था कि ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड जिसको चल रहा हो तो उसमें क्या जो है वो कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। अगर ये मोर देन 24 आवर के लिए हम चला दें सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड हमारी बॉडी में जाके एक केमिकल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, जिसको साइनाइड बोलते हैं। तो साइनाइड बेसिकली टॉक्सिन होता है। तो इनमें जिन पेशेंट में सोडियम नाइट्रोक्लोराइड चल रहा होता है उनमें कॉम्प्लिकेशन के तौर पे साइनाइड टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो ये कॉम्प्लिकेशन पे भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। पेन कंट्रोल करनी होती है हमने, तो ये सारी इसकी क्या होती है, मेडिकल मैनेजमेंट होती है। ओके, क्लियर? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है नर्सिंग केयर फॉर एयोर्टिक डायसेक्शन, जिसमें जो है वो प्रायोरिटी हमारी एबीसी होती है। हमेशा एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन हमारी प्रायोरिटी है। ठीक है, हर क्वेश्चन में हमने एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन भी देखनी होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हमने क्या करना होता है, कंटिन्यूस ईसीजी मॉनिटरिंग करनी होती है। ठीक है, उससे हमें क्या पता चलता रहता है, उससे हमें जो है वो पेशेंट की क्या कहते हैं, रेट रिदम सारी चीजें पता चलती रहती हैं। ठीक है, मतलब कंटिन्यूस ईसीजी मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि कार्डियक मॉनिटरिंग। ठीक है। उसके अलावा लार्ज आईवी एक्सेस लगानी होती है पेशेंट को, कि अगर इन केस जो है वो एयोर्टा टीयर कर जाता है डायसेक्शन वाले पार्ट से, तो हमने वॉल्यूम जो डिप्लीट हो रहा है उसको फास्ट रिप्लेसमेंट करनी है। ठीक है, फास्ट रिप्लेसमेंट फ्लूइड दे के कर सकते हैं हम, जो है वो ब्लड दे के कर सकते हैं इवन। ठीक है, इवन जो है वो जेलो फ्यूजन, और हमारे पास एक और फ्लूइड क्या होता है, मुझे अभी नाम नहीं ध्यान में आ रहा, क्या होता है, एक और फ्लूइड होता है जो काफी ज्यादा हम यूज करते हैं, हिमासिल। हाँ हिमासिल। हिमासिल दे सकते हैं हम। ठीक है, तो ये सारी चीजें दे के हमने जो है, हेमएक्सेल सारे हैं, यस हेमएक्सेल इंजेक्शन। यस, तो ये सारी चीजें हम दे के उसका हमने वॉल्यूम जितना डिप्लीट हो रहा है उस वॉल्यूम को रिप्लेस करना होता है। सो दैट्स व्हाई वी नीड अ लार्ज बोर आईवी एक्सेस। वो आईवी कैनोला हो सकते हैं, या फिर
मोर देन 2 या 2 IV कैनोला हो सकते हैं, या फिर जो है वो अगर आपके पास एडवांस सेटिंग है तो सेंट्रल लाइन भी हो सकती है कि आपने जल्दी जल्दी से सेंट्रल लाइन पास कर ली। फ्रीक्वेंट BP मॉनिटरिंग है, पेन असेसमेंट है, ठीक है। उसके अलावा क्या मॉनिटर करना है, इसके अलावा भी हमने क्या क्या मॉनिटर करना है, यूरिन आउटपुट, पेरिफेरल पल्सेस, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट और प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी सर्जरी इफ टाइप ए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जब भी एओर्टिक डायसेक्शन का पेशेंट आपके पास आता है या हिस्ट्री बता रहा है आपको कोई भी क्वेश्चन में एंटीलेक्स के, तो टीयरिंग पेन को आपने ध्यान में रखना है कि टीयरिंग पेन जो है वो ये एओर्टिक डायसेक्शन की है, ठीक है। प्रायोरिटी क्या होती है, कंट्रोल BP क्विकली, ठीक है। डू नॉट डिले सर्जरी इन टाइप ए डायसेक्शन, मॉनिटर फॉर ऑर्गन इस्कीमिया, शॉक एंड रैप्चर। अच्छा, अब हमारा रह गया है वॉल रिप्लेसमेंट, ठीक है। वॉल रिप्लेसमेंट इतना कोई मेजर मतलब लेंथी टॉपिक नहीं है, हम उसकी काजें सारी चीजें पढ़ के आ चुके हैं, तो जल्दी जल्दी से हम इसको भी खत्म करते हैं। तो क्या वॉल रिप्लेसमेंट क्या होता है, इंडिकेशन क्या है, एओर्टिक स्टेनोसिस जो हम डायग्नोज पहले पढ़ के आए हैं, या फिर सवेयर रिगर्जिटेशन हो रही है, ठीक है। वॉल इतना खराब हो गया है कि वो अनएबल टू कंट्रोल वन वे फ्लो, ठीक है। तो और उसको हम रिगर्जिटेशन बोलते हैं। सवेयर रिगर्जिटेशन है अगर, तो उसमें करते हैं वॉल रिप्लेसमेंट। सिम्टोमेटिक वॉल्व डिजीज है अगर, ठीक है, कोई वेल्व्यूलर डिजीज है, तो जैसे कि हमने पढ़ा था एओर्टिक स्टेनोसिस की काजिक में कि डिजनरेटिव वॉल्व डिजीज है, तो उसमें जो है वो हमें वॉल जो है वो रिप्लेस करना पड़ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या, हार्ट फेलियर ड्यू टू वॉल्व डिसफंक्शन, ठीक है। तो ये सारी इंडिकेशन है वॉल रिप्लेसमेंट की। टाइप्स कौन सी होती हैं कि दो तरह के बेसिकली वॉल होते हैं, एक मैकेनिकल वॉल होता है, एक कौन सा होता है, बायोप्रोस्थेटिक वॉल होता है। बायोप्रोस्थेटिक वॉल जो है वो पिग से या फिर जो है वो काउ से लिया जाता है, ठीक है। और मैकेनिकल वॉल जो होता है वो आपका मेटल का हो सकता है, किसी भी टाइटेनियम का हो सकता है या किसी मेटल ऑब्जेक्ट का हो सकता है, ठीक है। और ये TRV क्या होता है, TRV जो है ये हम पहले भी बात कर रहे थे, ये जो है वो एंजियोग्राफी के थ्रू मतलब वेस्कुलर अप्रोच करते हुए, ओपन हार्ट सर्जरी नहीं होती, ठीक है। चेस्ट ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। वेसल के थ्रू जाके जो है वो वॉल रिप्लेस कर दिया जाता है। ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, मतलब मेटल का भी जो है वो यूज कर सकते हैं इसमें, TA VR में, या फिर जो है वो बायोसिंथेटिक भी हो सकता है। इट्स अप टू पेशेंट कंडीशन, और जो है वो उसकी अपनी चॉइस भी होती है, और आपके जो है वो सर्जन की भी चॉइस होती है कि वो कौन सा चूज कर रहा है। अच्छा, मैकेनिकल वॉल्व्स और दूसरा टिश्यू वाला वॉल, उन दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। मैकेनिकल वॉल अगर किसी को चाह रहा है तो वेरी ड्यूरेबल होता है, कि मतलब लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। 20 साल 30 साल तक इसको कुछ नहीं होता, लेकिन इसके साथ आपको क्या करना होता है, लाइफ लॉन्ग एंटी कोगुलेशन की जरूरत होती है, ठीक है। पेशेंट को वारफरीन चल रही होती है या दूसरा कोई एंटी कोगुलेंट उसकी जगह लाइफ लॉन्ग खाना पड़ता है या लेना पड़ता है, अदरवाइज जो है वो वॉल खराब हो जाएगा, ठीक है। अगर वो जो है वो एंटी कोगुलेशन अच्छे से ले रहा है एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, ठीक है, और उसकी थ्योरेपेटिक विंडो जो है वो ब्लड की अचीव हो रही है वारफरीन की, तो उसमें जो है ये वेरी वेरी ड्यूरेबल होता है मैकेनिकल वॉल जो होता है, जो कि मेटल से बना होता है किसी से। हायर ब्लीडिंग रिस्क होता है इसमें, ठीक है। तो ये इसके दो डिसएडवांटेज होते हैं कि एक तो लाइफ लॉन्ग एंटीकोगुलेशन लेनी पड़ती है, और जिसकी वजह से ब्लीडिंग का रिस्क भी होता है कि एंटीकोगुलेशन पे है पेशेंट तो कभी भी ब्लीड कर सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि वहां से ही ब्लीड करे, वॉल के पास से कहीं पे चोट लगी, कोई ट्रॉमा हुआ तो वहां से फिर ब्लीड बंद नहीं हो रहा होता आसानी से। ठीक हो गया, क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, टिश्यू वाले में क्या होता है, टिश्यू वाले में एडवांटेज तो ये होता है कि यूजुअली नो लाइफ लॉन्ग एंटी कोगुलेशन, हमें किसी एंटी कोगुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती अगर टिश्यूज वाला हमने जो है वो वॉल जो है वो रिप्लेसमेंट की है। डिसएडवांटेज क्या है कि वेयर आउट सूनर, ठीक है। मतलब क्या है कि मतलब जल्दी खराब हो सकता है, ठीक है, और मे रिक्वायर रिप्लेसमेंट, ठीक है, फिर दोबारा से रिप्लेस करने की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में हमने क्या क्या करना है अगर वॉल रिप्लेसमेंट की कोई हमारे पास सिनेरियो आ रहा है, तो उसमें वाइटल साइन मॉनिटरिंग करनी होती है, ठीक है। हार्ट रिदम देखना होता है, ये सारी चीज़ें, चेस्ट
चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज देखनी होती है, यूरिन आउटपुट, पेन, लंग साउंड, ठीक है। प्रिवेंशन किस किस चीज़ से करनी है हमने, पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन से बचाना है, ठीक है पेशेंट को। हो सकता है वो आपसे सिनेरियो इस तरह का दें कि एनक्लेक्स बेसिकली सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं देता आपको। एनक्लेक्स आपको एक डायग्नोज से घुमाते हुए जाके दूसरे डायग्नोज में से जाके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। फॉर एग्जांपल वो आपको बताएगा कि एक पेशेंट आपके पास जो है लंबी चौड़ी हिस्ट्री बताएगा आपको कि पेशेंट को इतने अरसे से जो है वो वॉल एयोर्टिक स्टेनोसिस थी, ठीक है, उसका वॉल रिप्लेसमेंट कर दी, ठीक है, पोस्ट सर्जिकल उसकी यूरिन आउटपुट इतनी है इतनी है इतनी है, ये चीजें हैं, ठीक है। सेकंड डे पे उसके ये वाइटल साइन थे, लैब्स आई हैं ये हैं। थर्ड डे पे उसकी लैब आई, उसमें WBCs आपको हो सकता है 40,000 दिखा दे या 30,000 दिखा दे, ठीक है। फिर नीचे पूछेगा कि मतलब इसको जो है वो कि इस पेशेंट में आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। दूसरी साइड पे आपको, एक साइड पे आपको ये बता देगा कि इसके 30,000 जो है वो WBCs है, दूसरी साइड पे आपको थोड़ा सा ये भी हिंट दे रहा होगा कि इसकी जो है वो वारफरीन की थेरापेटिक रेंज पूरी नहीं हो रही, ठीक है। उसका जो है वो वारफरीन जिस भी पेशेंट को चाह रही होती है उसकी थेरापेटिक विंडो ये होती है कि 2 से लेकर 3 तक रखना होता है हमने INR। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है इस कंडीशन में, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी जो है वो उस कंडीशन में क्या कहते हैं, पेशेंट के सिनेरियो के अकॉर्डिंगली वो पूछता है कि WBCs हैं या वारफरीन की डोज है। तो इस तरह से घुमा फिरा के आपको सारा देता है। इन्फेक्शन हो सकता है, एटलेक्टेसिस हो सकता है, ठीक है। अगर आपको ये दोनों चीज़ें, जैसे मैंने सिनेरियो आपको बताया कि WBC बढ़े हुए बता रहा है, ठीक है, पेशेंट को जो है वो आपको बताएगा कि वारफरीन की जो है वो थेरेपेटिक अचीव नहीं हो रही पेशेंट की, और बीच में आपको कहीं थोड़ा सा हिंट दे देगा कि पेशेंट जो है वो डिस्निया की कंप्लेन कर रहा है, ठीक है, और वो मोबिलाइज भी नहीं हुआ पोस्ट सर्जिकली। तो व्हाट इज योर प्रायोरिटी, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको क्लिक करना चाहिए कि ये WBC थोड़ी देर के लिए अगर मैं एंटीबायोटिक डिले भी करता हूँ तो मैनेज हो सकता है, वारफरीन भी मैनेज हो सकता है, लेकिन एटलेक्टेसिस हो रहा है इस पेशेंट को, ये मोबिलाइज भी नहीं हुआ, ठीक है, डिस्निया की कंप्लेन भी कर रहा है, तो पेशेंट के लंग्स जो है वो कोलैप्स कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर? यस सर। तो इस तरह से घुमा फिरा के आपको एक चीज से, दो चीज से, तीन चीजों से घुमा के जाके क्वेश्चन जो है वो कुछ और ही होगा। तो ये आपको घुमाता है बेसिकली। तो इसलिए हमें कॉम्प्लिकेशन सारी चीजें पता होनी चाहिए कि क्या किस तरह से हमने मैनेज करना है। DVT हो सकती है पोस्ट सर्जिकल पेशेंट को। इनकरेज किन चीजों के लिए करना है, एटलेक्टेसिस से प्रिवेंट करने के लिए हमने इंसेंटिव स्पायरोमीट्री, या नमूनिया से प्रिवेंट करने के लिए हमने इंसेंटिव स्पायरोमीट्री करनी, अर्ली मोबिलाइजेशन करवानी है पेशेंट की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होंगी, इंकरेजमेंट में आएगी, ठीक है। आफ्टर पेशेंट एजुकेशन क्या है, पेशेंट एजुकेशन में टीच करना है कि मेडिकेशन एग्जैक्टली एज प्रिस्क्राइब, कीप INR, ठीक है। INR के सामने मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। नॉर्मल INR की रेंज क्या होती है, कौन बताएगा? 0.8 से 1.1 होती है नॉर्मल INR की रेंज, और जिनको वारफरीन चल रही होती है हमारा टारगेट होता है कि 2 to 3 टाइम्स हाई रखनी होती है हमने। 2 to 3 टाइम्स हाई का मतलब ये है कि वन को अगर हम मीन ले लेते हैं तो या तो 2 से ऊपर होनी चाहिए, 3 से नीचे होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके दरमियान में होनी चाहिए 2.5, 2.8, 2.4, ठीक है। ये नॉर्मल थेरापेटिक रेंज ऑफ द वारफरीन है, ठीक है, जिन पेशेंट को वारफरीन चल रही है INR, ठीक है। लेकिन अगर 1.9 है, 1.8 है, तो वो आपसे पूछ सकता है कि इस कंडीशन में आपने क्या करना है एज ए नर्स। तो आपने इमीडिएटली इन्फॉर्म टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू इंक्रीज द डोज ऑफ वारफरीन, ठीक है। अगर जो है वो पेशेंट की INR 4 आता है, ठीक है, आपको सिनेरियो में लिखा हुआ मिलता है 4 उसका INR है, तो आपने क्या करना है, इमीडिएटली इन्फॉर्म टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड स्टॉप वारफरीन डोज, नेक्स्ट डोज ऑफ द वारफरीन, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको सिनेरियो आ सकते हैं। उसके अलावा मेंटेन फॉलोअप विजिट्स, नोटिफाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिफोर डेंटल प्रोसीजर। डेंटल प्रोसीजर से वॉल रिप्लेसमेंट या वॉल सर्जरी का क्या लिंक बनता है, कौन बताएगा? क्या ओरल हाइजीन से इसका क्या लिंक बन रहा है? सर एंटीकोगुलेंट ले रहे हैं ना। नहीं, मैं पूछता हूँ, हमारे पास आज न्यू स्टूडेंट आए हैं, हम इनसे पूछेंगे। जीनू, पहले भी मैंने आपसे पूछा था, आप बताएं आपका
नाम जीनू ही है या आपने कोई निक नेम रखा हुआ है? ज़ारा। जी ज़ारा नाम है आपका? ज़ारा। अच्छा आप बताएं, आपको कोई इसका लिंक समझ आ रहा है? कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लर्निंग के लिए बैठे हुए हैं, अगर नहीं भी आता कोई मसला नहीं। हम बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं आती होंगी इवन, ठीक है, आप लोगों को मेरे से बेहतर आती होंगी। तो लर्निंग का फेज कभी भी ख़त्म नहीं होता, ठीक है। आप जितने मर्जी पढ़ लिख जाओ, जितने मर्जी टेस्ट पास कर लो, हमेशा आपको कुछ ना कुछ जो है वो नहीं आता होगा और दूसरे को आता होगा। आगे अच्छा क्वेश्चन, इसका आगे सर जी ओरल हाइजीन से इससे लिंक है कि इधर से डायरेक्ट इन्फेक्शन हार्ट में जाता है यस एंडोकार्डाइटिस थोड़ा की वजह से। ऐसा ही सर, मैं यस बताऊं एंडोकार्डाइटिस हो ओरल सकता है हाइजीन। इसमें ओरल हाइजीन यस ओरल हाइजीन ओरल ओरल हाइजीन में जो है वो हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, ओरल प्रोसीजर से या डेंटल प्रोसीजर से स्टेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया होता है, वो वहां से ट्रांसफर हो सकता है। वो वहां से जैसे ही ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएगा तो वो क्या काज करवाता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस काज करवाता है। और हमारे पेशेंट की क्या सर्जरी हुई हुई है, हमारे पेशेंट की वॉल रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई हुई है। तो उस पेशेंट में जो है वो इन्फेक्टिव कार्डाइटिस वेरी वेरी लीथल, ठीक है। सो दैट्स वाई हमने पेशेंट को ये पर्टिकुलरली इन्फॉर्म करना है कि सिर्फ डेंटल प्रोसीजर नहीं, इसके अलावा भी आपने कोई प्रोसीजर करवाना है ओपीडी में, तो उनके लिए भी आपने जो है वो पहले कार्डियोलॉजिस्ट से जो है वो कंसल्ट करना है। वो आपको जो है वो सिंगल डोज या एज पर रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर आपको जो है वो प्रोफिलैक्टिव जो है वो एंटीबायोटिक देगा और उसके बाद आपने प्रोसीजर करवाने हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या करना होता है, रिकग्नाइज साइंस ऑफ ब्लीडिंग और द इन्फेक्शन, ये हमने करने होते हैं, ठीक है। वेयर मेडिकल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, मेडिकल आइडेंटिफिकेशन या मेडिकल ब्रेसलेट होते हैं जिनको हम बोलते हैं, ये पहनने क्यों जरूरी है? क्योंकि इमरजेंसी कभी भी हो सकती है ना आपको। यस हमारे पास तो क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्रीज में हैं, हमारे पास ये कंसेप्ट नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की, जहाँ के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी इस तरह की कंडीशन होती है ना, उसके लिए मेडिकल ब्रेसलेट या मेडिकल आइडेंटिफिकेशन टैग लगे होते हैं, ताकि पेशेंट अगर कोलैप्स कर गया, सड़क पे पड़ा हुआ है, ठीक है, ईएमएस वाले आए हैं, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज वाले आए हैं, वो पेशेंट को उठा के हॉस्पिटल ले गए हैं। उसको मैकेनिकल वॉल्व लगा हुआ था, हो सकता है वो टाइटेनियम का था, ठीक है, वो लेकिन उसको ब्रेसलेट नहीं लगा हुआ, अगर वो एमआरआई रूम में चला गया पेशेंट, तो वो तो क्या कहते हैं, मैकेनिकल वॉल्व फाड़ के बाहर निकाल लेगा चेस्ट, एमआरआई, ठीक है। तो इस वजह से जो भी इस तरह की कंडीशन होती है, सेफ्टी के लिए जो है वो या सेफ्टी के लिए हम लोग मेडिकल आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट लगाते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दी है सिर्फ ये एमआरआई वाली, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास बस समरी आ गई है तीनों की, हम थोड़ा थोड़ा समराइज करते हैं इनको, ठीक है। कि एओर्टिक स्टेनोसिस है तो नैरो वॉल होता है, सैड याद रखना है हमने, ठीक है। इकोकार्डियोग्राम कंफर्म डायग्नोज करता है हमारे पास, ठीक है। वॉल रिप्लेसमेंट इज डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, ठीक है। उसके अलावा एओर्टिक डाइसेक्शन है तो टेयरिंग चेस्ट पेन याद रखना है। दो टाइप्स होती हैं, ए और बी। ए में जो है वो इमरजेंसी सर्जरी रिक्वायर होती है, बी में हम जो है वो मेडिकल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं कि बीपी कंट्रोल कर लिया, ठीक है, और बाकी चीज़ें करके उसको फिर फर्दर आइडेंटिफाई करके अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो उसको फ़ौरन से कर दी, अगर उसको डिले किया जा सकता है, मेडिसिन पे रखा जा सकता है तो मेडिसिन पे रख लिया, ठीक है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल रैपिडली, ठीक है। वॉल रिप्लेसमेंट है तो मैकेनिकल वॉल जो है वो लाइफ लॉन्ग कोगुलेशन चाहिए होती है उसके लिए। टिश्यू वॉल्व है तो लेस एंटी कोगुलेशन चाहिए होती है, लेकिन जो है वो शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है, खराब हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा मोनीटर फॉर ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, डिसरिथमिया एंड हार्ट फेलियर, ठीक हो गया। किसी का कोई सर क्वेश्चन? नो सर। आपने टाइप ऑफ वेल्स का बताया था ना कि बायोप्रोस्थेटिक वेल्स जो टिकाऊ और पिक से लिए जाते हैं, तो क्या ये भी इनकी कोई हार्ट के पार्ट्स होते हैं जो यूज करते हैं हम? यस आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, ठीक है।
लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि शायद उनके वॉल्व क्या कहते हैं, पिग या जो है वो काओ के वॉल्व का ही कोई सेल लेके उससे बनाया जाता है, बट आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट दिस वन। सर आपने एक्सपीरियंस तो आप कह रहे हैं किया, बट आपने कोई स्टडी किया या ये आपकी आवाज बहुत कट रही है, काइंडली दोबारा दोबारा बोलिएगा। हेलो सर INR की वैल्यू नॉर्मल रिपीट दोबारा कर दें, 0.8 to 1.8। यस 0.8 to 1.1। ओके सर, इसका साथ सिंबल क्या होंगे? सेकंड्स? यस सेकंड टाइम होता है ना ये। हाँ जी हाँ जी, ठीक हो गया। कोई क्वेश्चन पूछ रहा था सर मैंने यहाँ पे। पूछ रहे हैं कि दोनों आर्म से हम बीपी लेते हैं तो उनका कितना डिफरेंटली नॉर्मल पेशेंट का? सॉरी आपकी आवाज कट गई थी, आप दोबारा से बोलें। हेलो, या तो आप टाइप कर दें, मैं देख लेता हूँ। सर मैंने एक क्वेश्चन करना है। प्रैक्टिस करंटली मैं जो है वो अबू धाबी में काम कर रहा हूँ एज ए रजिस्टर्ड नर्स यूएई। हाँ जी बोलें। एक्सक्यूज मी सर, सर मेरा एक जी क्वेश्चन सर मुझे बताइए, आपने बताया था ना वारफरीन की वैल्यू 2 to 3 टाइम्स हायर देते हैं नॉर्मल INR से, इसको एक बार रिपीट कर दें प्लीज। हाँ यस, जो नॉर्मल हमारा INR होता है ना, जिनका कोई प्रोसीजर नहीं हुआ, हमारी नॉर्मल वैल्यू है 0.8 से लेके 1.1। ठीक है, लेकिन अगर किसी पेशेंट में बॉर रिप्लेसमेंट हुई है तो उसमें हमने जो INR अचीव करना होता है, जो कि नॉर्मल होता है उन पेशेंट्स के लिए जिनको वारफरीन चल रही होती है, वो 2 to 3 टाइम्स हायर रखना होता है। ठीक है, 2 to 3 टाइम्स हायर का मतलब ये है कि अगर नॉर्मली 0.8 टू 1.1 है ना, तो इन पेशेंट में हमने 2 से लेके 3 तक या 3.5 तक भी चला जाए तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक हो गया। ये INR की वैल्यू रखनी इनके लिए है इसमें। हाँ जी, इसको हम जो है वो इन पेशेंट्स को हम मल्टीपल बार बार टेस्ट भी करवाते हैं। शुरू में ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करवाते हैं, वीकली बेसिस पे करवाते हैं, बाद में मंथली बेसिस पे या 2-3 मंथली बेसिस पे हम करवाते हैं कि जिनको ये मेडिसिन चाहिए रही होती है बार बार, उनके जो है वो पीरियोडिक बेसिस पे उनका जो है वो ब्लड टेस्ट करके देखते हैं कि क्या ये इनका INR जो है वो थेरापेटिक रेंज में है कि नहीं है। अगर कम आ रहा है तो डोज को इंक्रीज करते हैं, अगर ज़्यादा आ रहा है तो डोज को कम करते हैं। ठीक है, मेडिसिन को एडजस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है सर इसकी क्या रीजन है, क्यों वारफरीन हम 2 to 3 टाइम्स हायर देते हैं? हमने बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग हो रही होती है ना, तो जिनमें जो है वो आर्टिफिशियल वॉल्व लगा हुआ होता है उनमें क्लॉटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उस क्लॉटिंग्स को प्रिवेंट करने के लिए हमने जो है वो उसका ब्लड को थिन रखना होता है। ठीक हो गया जी सर। जी यस सर। सर पल्स डेफिशिएंट की समझ नहीं आई थी, जरा वो क्लियर कर दें। पल्स डेफिसिट होता है कि अपर आर्म्स की या अपर लिम्स की आपको जो है हाई मिलेंगी, ठीक है, और लोअर की आपको जो है वो वीक मिलेंगी पल्सेस। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर नेक्स्ट वीक कोई अपडेट लेंगे हमसे? अच्छा, ये कोई पूछ रहा है, 1 मिनट जी बोले, जी बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, वकास बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी 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 सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर लेक्चर फिनिश हो गया कि भी स्टूडेंट्स के हैं क्वेश्चंस? नहीं, ये एक क्वेश्चन रह गया किसी का कि कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हाउ टू कॉज एओर्टिक स्टेनोसिस। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जो होते हैं उसमें आपके कोलिजन और फाइब्रिन, ये जो ब्लड क्लॉटिंग कर रहे होते हैं, अगर इनका किसी को मसला चल रहा है, ठीक है, तो उसमें जो है वो क्लॉट ज़्यादा बन सकते हैं, ब्लड थिक हो सकता है, जो कि लीड्स टू अकोमुलेशन ऑफ दैट सेल्स अराउंड द अयोटा या फिर अयोटिक वॉल्व। ठीक है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे जो है वो उसकी स्टेनोसिस हो सकती है। आई होप कि आपका आंसर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।
हाँ जी, कैसे हैं सब? सर टाइम ले लूँ 2-4 मिनट इनके साथ? जी जी सर, बिल्कुल ले लें। हाँ जी, कैसी हैं सब? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। ये रिकॉर्ड है ऑफ कर दूं या सर चलने इसका- सर ऑफ कर दें। जी ठीक। आप कैसे हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। Join our free NCLEX RN program today. Get free live classes, free boot camp, mock tests, and 50% off OET training. Enroll today.
Join our free NCLEX RN program today. Get free live classes, free boot camp, mock tests, and 50% off OET training. Enroll today.